तू जल्दी कैसे 7:30 बजे आना। हाँ तेरे और टाइम। लेकिन मैं हाँ वही, लेकिन तेरे टाइम बाप रे। इतना पंक्चुअल कब से होने लगा तू। हाँ। कितने लेक्चर टिकता है मैं वो देखूंगी। चलो। स्पेशलाइज एरिया में अपना लास्ट वाला बाकी है, करेक्ट है। 8-10 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें ना। 800 हम लोगों ने किया, 805 हम लोगों ने किया, करेक्ट है। हमने बोला कि अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है तो अपना को ऐसे 800 को यूज करना, करेक्ट है। उसके बाद हम लोग आए, हमने बोला कि अगर समरी आइटम का, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, या तो फिर व्हाट वी से कि सिंगल आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर अपने को करना है, या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर ऑडिट करना है, तो आप लोगों को ऐसे 805 को यूज करना पड़ेगा, करेक्ट है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज आप लोगों का एंगेजमेंट रिपोर्ट एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज्ड। अब इसके अंदर एक सेकंड। इसके अंदर अपने को क्या करना है, ये ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो हम लोग, ये अपना लास्ट लेक्चर नहीं हुआ था ना। 800 तक, 85 तक हम लोगों ने किया था ना, यहाँ तक किया था ना स्पेसिफिक एलिमेंट्स वाला, हाँ। सो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोगों को क्या करना है बेसिकली, कि फॉर एग्जांपल मेरे पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। मेरा कंपनी प्राइवेट कंपनी है अभी, ठीक है। अब मेरा प्राइवेट कंपनी लिस्टेड होने जा रहा है, तो मैंने सेबी के पास प्रपोजल डाला कि भाई मुझे कंपनी लिस्टेड करके चाहिए एंड ऑल, ये सारा प्रोसेस है। तो आप मुझे प्रोसेस करवा के दीजिए, जो भी रहेगा आप मुझे बताइए, ठीक है। तो सेबी ने बोला कि पहले हमको देखना तो पड़ेगा ना कि आपका कंपनी लिस्ट होने जैसा है कि नहीं है, वर्दी है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं है। तो कंपनी ने, और किसी सेबी ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप आपके पिछले 5 साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उनका एक समरी बनाइए, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब नथिंग बट डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपने डिटेल कितने बड़े होते हैं पता है ना, मतलब बैलेंस शीट से लेके पूरा नोट्स टू अकाउंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज तक, तो इतना डिटेल्ड लेवल पे हम लोग उसके अंदर डेटा देते हैं। सेबी बोलता है कि मुझे उतना डेटा नहीं चाहिए, मुझे बेसिक डेटा चाहिए। मतलब ओवरऑल लेवल पे बैलेंस शीट चाहिए, 4 लाइन आइटम, 5 लाइन आइटम के अंदर पीएनएल खत्म होना चाहिए, और बेसिक 1 लाइनर 2 लाइनर जितना पॉलिसी मुझे चाहिए उतना ही चाहिए। जो इतना तुम्हारा 50-60 पेज का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मुझे वो नहीं देखना। और 5 साल का मिला के मुझे एक साथ चाहिए, करेक्ट है। तो क्या करेंगे, ये पिछले 5 साल का ऑडिट तो हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑडिट नहीं हुआ है ऐसा नहीं, करेक्ट है। तो ऑडिट हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बट व्हाट डू दे वांट टू डू इज बेसिकली कि उसी का समरी बनाना है अभी, और वो समरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, वो सेबी को प्रेजेंट करने। सेबी मैं एज एन एग्जांपल ले रही हूँ बिकॉज दैट इज मोर रिलेटेबल, बाकी जगह पे भी ये चीज यूज हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने वो सेबी का जो पार्ट था, कि हम लोगों ने उसको बोला कि उसने हमको बोला कि मुझे ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के चाहिए, करेक्ट है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे किससे किससे, ओरिजिनल स्टेटमेंट से। तो ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट्स निकालेंगे और ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, बराबर है, ठीक है। बट सेबी क्या बोलेगा, तुमने कॉपी पेस्टिंग में मिस्टेक किया रहेगा तो, या तुमने कोई डेटा जो ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग है और यहाँ पे अलग प्रेजेंट किया होगा तो, कंपाइलेशन जो आपने किया पिछले 5 साल का पूरा, वो कंपाइलेशन में अगर गड़बड़ किया रहेगा तो एक काम करो, ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट करवा के लेके, ये समरी जिससे बना है वो बेस पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है, ऑडिटेड है नहीं है, बट हम लोग बोले कि ऑडिटेड है, चलो नहीं रहेगा तो भी अपने तो करना, अपने को तो करना ही है, और रहेगा तो भी अपने को करना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भले ही वो ऑडिटेड है, लेकिन फिर भी अपने को ये वापस से ऑडिट करना पड़ेगा। अब इन दिस केस, अगर वो पिछले 5 साल के ऑडिटर हम ही हैं और यहाँ के भी ऑडिटर हम ही हैं, तो चेकिंग कम होगा या कंपेरेटिवली एकदम लोअर होगा। सिर्फ जो प्रोसेस उन लोगों ने किया कंपाइलेशन का, उतना भी देख लिया तो अपना काम हो गया, कि नंबर्स बराबर आए कि नहीं है, बराबर है कि नहीं, क्योंकि बेस डेटा जो है वो तो हमने पूरा चेक किया हुआ है। लेकिन वही जगह पे अगर पिछले कुछ सालों के ऑडिटर हम हैं और पिछले कुछ सालों के ऑडिटर हम नहीं है, या तो पूरे ही सालों के ऑडिटर हम लोग नहीं है, every year was audited by what is another auditor and we are auditing only summary financial statements, तो अपने को चेकिंग थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा टू चेक की बेस डेटा भी करेक्ट है कि नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट। अब ये सेबी के पास हो सकता है, बैंक में लोन लेने जाओ तो बैंक मांगता है पिछले 5 साल का डेटा कि भाई तुम्हारा स्टैंडिंग किधर है, क्या है वो बताओ, करेक्ट है कि नहीं है। कंपनी अगर अमालगमेशन और डीमर्जर के अंदर वगैरह जा रहा है, तो कंपनी फंसाना नहीं चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह बराबर है कि नहीं, उसके लिए ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सकते हैं, सो दैट द एक्वायरिंग कंपनी कैन लुक आफ्टर द ओवरऑल व्यू कि भाई पिछले 5 साल में कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया, क्या पॉलिसीज को हमने चेंज किया है, क्या प्रैक्टिसेस को हमने चेंज किया है, नंबर्स में कुछ वेरिएशन है क्या। तो अमालगमेशन डीमर्जर के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी के लिए, डिबेंचर होल्डर्स नए आ रहे हैं, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो कंपनी व्हाट से कंपनी के शेयर्स का, ये सारे जगहों पे ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज हो सकता है। समझ में आया।
अब ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही क्यों? बिकॉज जो भी सामने वाला यूजर रहेगा, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि एक तो डेटा बहुत ज्यादा है, 5 साल का डेटा, मतलब 5 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी है, जितना भी डेटा है, इट इज अ लोड्स ऑफ डेटा, करेक्ट है कि नहीं है? हर एक साल का अगर 50-50, 60-60 पेज का अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा रिव्यू करने लगे, उसको पूरा कंपैरिजन करने लगे, तो इट विल टेक मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हाटएवर इज एट हैंड। ठीक है, तो अब वो चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए और एक व्हाट वी से कि एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाने के लिए कि सामने सामने अपने को दिख जाए कि प्रोसेस क्या है, ट्रेंड क्या है एंड ऑल, उसके लिए हम ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सो दैट द व्हाट इज टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग इन सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिड्यूस्ड एंड वी हैव अ क्यूमुलेटिव डेटा एट हैंड, एंड ऐसा डेटा जो अपने लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि पूरे बैलेंस शीट में तो बहुत सारा डेटा होगा जो अपने लिए रेलेवेंट भी नहीं, पूरे बैलेंस शीट पीएनएल में वो तो होगा ना, जब जब ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होगा तब वो पूरा चेक होगा, लेकिन ओवरऑल फॉर एग्जांपल जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, सीईओ सीएफओस बैठे हैं, तब के डिस्कशन के लिए ये छोटे मोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काम आएंगे ना? इतना डिटेल्ड वाला वो लोग बात करेंगे क्या? नहीं, उनको तो रिपोर्ट भी दो तो भी उस पर समरी चाहिए रहता है, कि उनके पास टाइम नहीं है इतना बड़ा रिपोर्ट पढ़ने का, बराबर है कि नहीं है? तो ऐसे जगह पे ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज होता है। नथिंग बट देर इज नो न्यू प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज जस्ट compilation of existing financial statement and condensing it into a smaller, समझ में आया क्या? ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है अपने पास, अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको कंडेंस कर रहे हैं, कम डेटा में लेके आ रहे हैं फॉर सम और दी अदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इसमें ऑडिटिंग अपने को क्या देने का है? इसमें ऑडिट का अपने को क्या देना है बेसिकली, कि जो भी कंपाइलेशन हुआ है, जो भी समरी हुआ है, वो बराबर से हुआ है कि नहीं, क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेसिकली कि जब भी ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा तो इंडिविजुअल ईयर्स का हम समझ के, हमारा जो एग्जांपल था कि पिछले 5 साल का डेटा है, तो पिछले 5 साल का इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट रहेगा, समझ के चलो पिछले 5 साल का जो इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट है ना, वो अनमॉडिफाइड, मतलब नॉर्मल ओपिनियन है। लेकिन हमने जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया ना, तो हमको लगा कि कुछ पॉइंटर्स में गड़बड़ है, तो क्या हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं? यस। ऐसा हो सकता है पिछले कोई ईयर में मॉडिफाइड ओपिनियन था, मतलब इट में भी क्वालिफाइड, इट में भी एडवर्स, इट में भी डिस्क्लेमर, और मेरे को लग रहा है कि उतना सीवियर ओपिनियन नहीं आना चाहिए, तो वो भी चेंज हो सकता है क्या? यस। नॉट नेसेसरी कि पिछले 5 साल का जो ओपिनियन है वैसा ही कुछ मेरा ओपिनियन आना चाहिए, माय ओपिनियन कैन डिफर, अगर डिफर होता है तो प्रोसेस क्या रहेगा वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। समझ में आया? क्लियर विद दिस? सो ओवरव्यू क्लियर है ऐसे का एवरीवन? चलो, आपको बनाया तभी तो दिखा, चेक करती हूँ एक सेकंड। अच्छा, चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे 8-10। व्हाट डू यू मीन बाय समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट डज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट? तो यहाँ पे क्या बोला है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज derived from financial statement but contains less details than the financial statement while still providing a structural representation consistent with that provided by the financial statements of entities economic resources। समझ में आया कि नहीं? तो हमने क्या बोला, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो भी डिटेल्ड वाले, एकदम पूरे वाले, हम सिर्फ उसमें से ओवरऑल निकाले। सिंपल बोलूं, एलओडीआर इज नथिंग बट अ फॉर्मेट ऑफ कंडेंस्ड वे। हम एलओडीआर के अंदर क्या देते हैं? जितना रिक्वायर्ड डेटा है उतना ही देते हैं, नीचे नोट्स भी देते हैं, लेकिन वो एक एक 1.5 पेज का नोट्स होता है बस उतना। एलआर का जो अपना रिपोर्ट होता है उसमें एलओडीआर का जो फॉर्मेट देते हैं, इट इज नथिंग बट पीएनएल का ही अपन कॉपी पेस्ट देते हैं, जस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो अपना शेड्यूल 3 का स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को, एंड प्लस आप लोगों को जो ओवरव्यू दिखेगा, नीचे का नोट्स दिखेगा, वो बहुत कंडेंस्ड है। समझ में आया? क्लियर है? सो यहाँ पे डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस में यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज टू डिस्क्राइब सच हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो लॉज एंड रेगुलेशंस अपने अपने हिसाब से बोल सकते हैं, आरबीआई उसको कुछ और नाम देके बोल सकता है, आईआरडी उसको कुछ और नाम देके बोल सकता है, कंपनीज एक्ट ऐसे भी एलओडीआर के नाम पे बोल सकता है। समझ में आया? सो एंगेजमेंट का एक्सेप्टेंस, अभी अगर अपने को ऐसा कोई एंगेजमेंट आता है जहाँ पे अपने को समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए जाना है, तो अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखना पड़ेगा? अगेन प्री रिक्विजिट ऑफ अपना ऐसे स्टूडेंट एंगेजमेंट लेटर वाला, मैंने आपको क्या बोला, ये जितने भी तीनों स्पेशल असाइनमेंट्स हम लोगों ने ये 800 की सीरीज के अंदर देखे, ठीक है, तीनों 800, 805, 810 तीनों जो हम लोगों ने देखे, इसमें हमेशा अपने को बाकी एसएस का सपोर्ट लेना ही, कितना लेना है, क्या लेना है, दैट विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, बट सपोर्ट वहां से ही है। Clear with this? So the auditor shall ordinarily accept the engagement on summary if it is in accordance with SS, correct है?
while auditing the financial statements and from which the summary financial statements are derived। मतलब क्या सिंपल है, यहाँ पे चेक करो कि जो आपका जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो जनरल वाले हैं, जो डिटेल्ड वाले हैं, वो एएफआरएफ के हिसाब से बराबर बने हैं कि नहीं बने हैं। अगर वो एएफआरएफ के हिसाब से बने हैं तो समरी भी एएफआरएफ के हिसाब से बनेगा, कंपाइलेशन भी उसी के हिसाब से होगा, तो हम लोग को फ्रेमवर्क एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी तो अपने नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज की में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों अपने को मिलेगा। तो ये हम एंगेजमेंट को आगे बढ़ाएंगे। पहले ही अगर वो अपने ऊपर स्कोप रेस्ट्रिक्शन डालेंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो हम बेटर है कि असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करें। समझ में आया? क्लियर है? तो वो बेसिक प्री रिक्विजिट्स जो भी है वो अपने को देखना पड़ेगा। The auditor shall not have the necessary knowledge to discharge his responsibility in relation to summary financial statement in accordance with such kind of essays। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे if the auditor has not audited the financial statement from which summary financial statements are derived, तो आपको बेसिक नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। भाई बिकॉज हम अभी समरी के टाइम में तो करेंगे ही ना, करेक्ट है कि नहीं है? तो इट डजंट डिपेंड्स ऑन कि आपने ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किया है कि नहीं। आपने किया है तो भी आप समरी वाला कर सकते हो, आपने नहीं किया तो भी आप समरी वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट? Before accepting the engagement to report on the summary financial statement, auditor shall determine whether the criteria applied are acceptable। अभी देखो, आप जो summary financial statement बना रहे हो, जिस वे में समराइजेशन कर रहे हो, जो डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको कंबाइन करके नंबर्स को कंबाइन कर रहे हो, कहीं ना कहीं दो लाइन आइटम को क्लब करके एक लाइन आइटम में लेके आ रहे हो और उसको प्रेजेंट करने का ट्राई करो। तो ये जो समराइजेशन का प्रोसेस आपने अप्लाई किया, इज इट एन एक्सेप्टेबल प्रोसेस? जिस भी लॉ या रेगुलेशन के रीजन की वजह से आप ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, क्या वो लॉ एंड प्रोसेस के अंदर ये समराइजेशन का प्रोसेस दिया हुआ है? इफ यस, तो क्या आपने वो फॉलो किया कि नहीं? बिकॉज अगर प्रोसेस ही गलत होगा तो अपना ओपिनियन तो नेगेटिव ही जाने वाला है, अपना ओपिनियन तो मॉडिफाइड ही जाएगा, बिकॉज प्रोसेस ही गलत है। उसके बाद डेटा कुछ भी हो जाए, बट प्रोसेस गलत है तो आउटपुट गलत ही आएगा ना, करेक्ट है? तो वही बोलो बोल रहे हो, preparation of summary financial statement requires management to determine the information that needs to be reflected in the summary financial statement, so they are consistent in all material aspects and reflect the true and fair view of audited financial statement। Because the summary statements by their nature contain aggregation of information and limited resources, तो in that case risk बढ़ जाता है कि misinterpretation सबसे ज्यादा हो सकता है। बराबर है कि नहीं है? जब डिटेल लेवल पे रहते हैं तभी भी अपने इतना मिसइंटरप्रिटेशन कर देते हैं, तो सोचो समझ लेवल पे रहेगा तो लोग सोचेंगे इसके अंदर क्या क्या होगा पता नहीं, मिक्स है ना नंबर्स, तो हो सकता है कि उनको बाइफरकेशन नहीं मिले, तो उनको नहीं पता कि ब्रेकअप कितना है, क्या है, करंट एसेट्स के अंदर डेटर्स कितना है, इन्वेंटरी कितना है, कैश एंड बैंक कितना है, नहीं पता हम लोगों को। तो देयर कैन बी ए चांस जहां पे आप लोगों का जैसे कि ऑब्जर्वेशंस वो पर्टिकुलर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गलत आ सकते हैं, तो अपने को वो रिस्क को जितना हो सके उतना मिनिमाइज करके चलना होगा। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है? सो द रिस्क इंक्रीज एज वेल द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या? कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं। फॉर एग्जांपल, बैंक वालों ने बोला पिछले 5 साल का आपका जो भी डेटा है, आपको 500 करोड़ का लोन चाहिए, हम देने के लिए रेडी है, बट हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी पिछले 5 साल में किस तरह से ग्रो किया, तो दैट वी नो दैट आगे जाके कंपनी का प्रॉस्पेक्ट क्या है। तो हमको क्या चाहिए? हमको 5 साल का समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए और अगले 5 साल का प्रॉस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। तो जी क्लियर है? 500 करोड़ दे रहा है, ऐसे थोड़ी दे देगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत करवाएगा कि नहीं करवाएगा तुम लोगों से, करेक्ट है? तो इन दिस केस पिछले अगले 5 साल का तो चलो प्रॉस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको अलग से दो, बराबर है कि नहीं? होगा तो अजम्पशन लगेगा, सारा चीजें कुछ भी नहीं है। पहले आते हैं हिस्टोरिकल के बेसिस पे। बैंक ने ऐसा कोई फॉर्मेट दिया ही नहीं है जिसके बेसिस पे उनको समरी बना दी, जैसे उन्होंने बोला समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो ऑडिटेड वाले, करेक्ट है? अब ये जगह पे बैंक कंपनी जो है, जो लोन लेने के लिए जा रहा है, वो अपने हिसाब से समराइजेशन कर सकता है, और वो इस तरह से समराइजेशन करेगा कि बैंक को कुछ पर्टिकुलर्स जो पता होने चाहिए वो पता ना चले। और हम अगर वैसा ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम उसको एश्योरेंस दे दें अच्छा वाला कि भाई सब चीजें बराबर है, आगे जाके बैंक उसको लोन भी दे दे और बाद में पता चले कि कुछ अलग गड़बड़ है। समझ में आया? तो जहां पे प्रोसेस फिक्स है कि समराइजेशन किस तरह से होना चाहिए, तो हमारे पास एक बेस है चेक करने के कि क्या होना चाहिए और क्या है। बट अगर वो प्रोसेस ही नहीं है, मतलब किसी बोल दिया कि कर दो, कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है, तो एवरीवन कैन डू द समराइजेशन बेस्ड ऑन देयर ओन। अगर मैं आज तुम लोग को एक सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो एक सेम कंपनी का और बोलूं इसको समराइज करो, तो सब अलग अलग तरह से समराइज करेंगे, सब अपना अपना लॉजिक लगाएंगे, अरे ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इसको इस तरह से कंडेंस कर देते हैं, ऐसा, फिर इसको और कुछ और सोचेगा, डिस्क्लोजर सब अलग अलग देंगे, करेक्ट है? तो स्टैंडर्ड जहाँ पे अवेलेबल है वहां रिस्क कम है, लेकिन जहाँ पे एक स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं कि किस तरह से करना है वहां रिस्क ज्यादा है, बिकॉज एम्बिग्युइटी ज्यादा आने के चांसेस है, सबके अलग अलग
थोड़े से लॉजिक्स होने के चांसेस आते हैं। अब ये जगह पे क्लाइंट ने अगर कर भी दिया तो हम किस बेसिस पे आगे करेंगे कि आपने गलत, क्लाइंट बोलेगा कुछ फॉर्मेट है क्या, नहीं ना, तो मैंने मेरे हिसाब से किया, क्या गलत है? अगर फॉर्मेट होगा तो मैं अभी शेड्यूल 3 के हिसाब से अगर कुछ नहीं होता है तो तुम चिल्लाते हो ना क्लाइंट को, कह रहे ये ऐसा होना चाहिए, क्यों? बिकॉज शेड्यूल 3 बोल रहा है, शेड्यूल 3 बोल ही नहीं रहा है तो तुम किस बेसिस पे बोलोगे जो भी किया उसने वो राइट है? समझा? तो वो एक बड़ा रिस्क। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटीज ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया, पहला नेचर ऑफ द एंटिटी पे डिपेंड करता है कि भाई एंटिटी किस बिजनेस में है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, करेक्ट है कि नहीं है? अभी फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर है तो इन दैट केस उनके जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन अलग अलग होना चाहिए। अपन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट निकालते हैं वो प्रोजेक्ट वाइज निकालते हैं ना, कभी भी प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 के हिसाब से निकालते हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का प्रॉफिट अपने को पता चलता है कि कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा नॉन प्रॉफिटेबल है एंड ऑल, करेक्ट है? सेकंड, पर्पस ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज जो डिस्क्रिप्शन अपने को देने नीचे या नोट्स अपने को देने तो हम उसके हिसाब से दे सकते हैं कि इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। जैसे लोन के लिए हम वहां पे बेसिकली इंटरेस्ट बेरिंग रेशो कितना है वो दे सकते हैं, डेट टू इक्विटी रेशो कितना है वो दे सकते हैं, करंट रेशो कितना है वो दे सकते हैं, कंपनी के अभी तक के कितने एसेट्स चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है हम वो दे सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर द बैंक। समझा? तो उस हिसाब से अपने को आइडियोलॉजी मिल जाएगा कि क्या पर्पस है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है समरी डाल सकते हैं, प्लस उसका नोट्स भी वहां पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर विद दिस पार्ट? नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटरनेट यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सामने वाले ये इन्फॉर्मेशन को किस तरह से यूज करने वाले हैं और किस पर्पस के लिए यूज करने वाले, तो वो भी अपने को पता चलेगा, तो इजी होगा अपने लिए। एंड लास्टली, whether the applied criteria will result in the summary financial statement that are not misleading in the circumstances, मतलब जो भी फॉर्मेट भी अगर दिया हुआ है तो will that format lead to making of a summary financial statement which are not mistaken, मतलब उस चीज को हम लोग जब पढ़ेंगे तो अपने को गलत इंटरप्रिटेशन नहीं आना चाहिए। समझा? तो वो क्राइटेरिया इन द सेंस वट एवर प्रोसेस दे हैव अप्लाइड टू प्रिपेयर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमको वो चेक करना है। क्लियर विद दिस पार्ट? समझा यहाँ तक का? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर essay. The criteria for preparation of the financial statement may be authorized by an authorized or recognized standard setting organization or by law or regulation. वो तो कहीं से भी आ सकता है, जिधर से भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट आया है वो पर्टिकुलर अथॉरिटी से अपने को पता चलेगा कि कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है? Similar to the case of the financial statement is explained in Essay 210, in such cases auditor may presume that criteria are acceptable. अगर कोई लॉ या रेगुलेशन कोई क्राइटेरिया दे रहा है कि इस बेसिस पे समराइजेशन करो तो हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो बोला है वो मान लेंगे। अगर उनका कंपनी का खुद का क्राइटेरिया है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों? बिकॉज इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। समझा? पंखा चाहिए अभी? नहीं? Where the established criteria for preparation of summary financial statement do not exist, criteria may be developed by management, for example based on the practices in a particular industry. समझ में आया? तो जहाँ पे नहीं है वहां पे मैनेजमेंट अग्री करेगा, अपने को लगेगा तो हम मैनेजमेंट को टोक सकते हैं कि सर वैसे देखो क्राइटेरिया नहीं है, बट आप जो ये सोच रहे हो ना ये बेसिस पे इंटरप्रिटेशन गलत जा सकता है, तो हम उनको बता सकते हैं। If order concludes that applied criteria are unacceptable, then we should not accept the engagement. आपको लग रहा है पहला जो भी इंस्टीट्यूट्स ने दिया हुआ है या लॉ या रेगुलेशन ने दिया हुआ है तो आप उसके बेसिस पे कर लो, क्योंकि इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना, वो तो लॉ में लिखा हुआ, तो आप उसके बेसिस पे ऑडिट कर लो, खत्म। मैनेजमेंट ने जनरली अगर कोई क्राइटेरिया को सेट करके रखा हुआ है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, अगर आपको लग रहा है मैनेजमेंट ने डिफ्रॉड करने के लिए बैठा है, वो जिस बेसिस पे समराइजेशन करे दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज आप बोल दोगे कि भाई देखो हमको आपका समराइजेशन का क्राइटेरिया नहीं जम रहा है, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट, वी आर हम लोग एक्सेप्टिंग। समझा? वो जगह पे अगर अपने को निकलने का आइडिया है, मतलब निकलने का चांस है तो आप निकल जाओ, नहीं है तो वही डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वगैरह देके अपन क्लोज कर सकते हैं, अगर अपने पास ऑप्शन नहीं है निकलने का तो। समझ में आया? क्लियर है? पहले ऑब्वियसली आप क्या करोगे, पहले मैनेजमेंट से बात करोगे, उसको समझाने का ट्राई करोगे कि ये क्राइटेरिया नहीं चलेगा, चेंज करो। मैनेजमेंट चेंज करता है, वेरी गुड, नहीं चेंज करता है किसी जी के पास जाओ, सेम सेम चीज बोलो। अगर वो लोग एक्सेप्ट कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बोलेंगे कि हम विड्रॉ करें। विड्रॉ करने का ऑप्शन है तो विड्रॉ करो, नहीं करने का ऑप्शन है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देके टाटा। समझा? क्लियर है? समझ में आया क्या? तो यही चीज है। ऑडिटर शैल आल्सो डिटरमाइन द इफेक्ट दैट मे हैव एन एंगेजमेंट टू द ऑडिट फ्रॉम व्हिच द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिराइव्ड, मतलब क्या ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी तो एक बार कंपेयर करना पड़ेगा ना कि वो किस तरह से बना है। Adequate disclosure of summarized nature of the summary financial statement and the identity of the audited financial statements may, for example, be provided in the summary financial statement. मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो? These financial statements have been prepared from the financial statement for the year ended this is this.
अगर किसी को डिटेल्स देखना है तो वो जाके ये वाला एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं। हम रेफरेंस दे सकते हैं कि नहीं? यस, समझ में आया? तो हम वो रेफरेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई किसी को अगर ये समराइजेशन में प्रॉब्लम है या इसका डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो आप ये रेफरेंस पे जाके देख सकते हैं, तो वो भी अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्रीमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजीज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पांसिबिलिटी, अपना नॉर्मल वाला पहले उनसे लिखवा के लेना पड़ेगा ना। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का रिस्पांसिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का। क्राइटेरिया अगर लॉ या रेगुलेशन ने दिया है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और नहीं होगा तो एक एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया डिटरमाइन करने का भी काम किसका है? मैनेजमेंट। तो ये सब एंगेजमेंट लेटर में लिखवा के ले लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं चाहिए अपने को, ठीक है? तो पहला, फॉर प्रिपरेशन इट इज इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया टू मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स। यहाँ पे विदाउट एनी डिफिकल्टी, तो इन दिस केस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आप प्रॉपर्ली जिन जिन यूजर्स को है उनको आप अवेलेबल करवा दोगे, प्लस जो उसकी डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी आप अवेलेबल करवा के दोगे कि भाई अगर किसी को रेफर करना है तो वो कर सकते हैं। समझ गए कि इससे ये समराइजेशन बना हुआ है। Or is the law and regulation provided audited financial statement need not be made available to the intended users of the summary financial statement and established criteria for preparation of summary financial statement। तो अगर लॉ या रेगुलेशन मना करता है तो बात अलग है, बट जनरल केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को अवेलेबल करवाना पड़ेगा, प्लस वो जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बना है उसका रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि आपको चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं। किसी को क्वेश्चन देगा तो यहाँ पे डिटेल्स चेक कर लेगा, उसके इश्यूज को रिजॉल्व। समझा? फैक्टर्स यहाँ पे देखो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। पहला, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब क्लियरली फ्रॉम whom and where the financial statements were available. Auditors evaluation whether the audited financial statements are available to the intended users of the summary without difficulty is affected by the following factors. पहला, summary are clearly described from whom and where the audited financial statements are made available। मतलब क्या? क्या हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर स्पेसिफाई किया है क्या कि हमने ये कहाँ से बनाया है? पहला चीज ये। सेकंड, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक रिकॉर्ड में है कि नहीं? क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड में है तो दे आर इजीली एक्सेसिबल। कोई भी डिटेल्स जैसे एनुअल रिपोर्ट के अंदर है तो एनुअल रिपोर्ट तो कभी भी कोई भी जाके ओपन करके देख सकता है, तो मतलब मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, जिसको देखना है ओपन एंडेड है, कभी भी जाके देख लो। लेकिन अगर वो पब्लिक रिकॉर्ड्स में नहीं है तो इन दैट केस इट इज इशू है, मतलब इशू है। इन दैट केस प्रोसेस बताना चाहिए कि भाई अगर किसी को भी देखना है तो कंपनी के अंदर एक रिक्वेस्ट डाल दो, हम आपको अवेलेबल करवा के दे देंगे। समझा? मैनेजमेंट has established process by which intended users can of the summary financial statement can obtain ready access to the audited financial statement। बोलते हैं ना हेड ऑफिस में आके आप एक लेटर लिख के दे दो, रिक्विजिट फीस पे कर दो तो आपको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे देंगे कंपैरिजन के लिए, आपको चाहिए तो डिटेल्ड वाला। समझा? टू इंक्लूड द इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट दैट द ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज बीन कंटेन्ड ऑन देम। तो ये एक रेफरेंस देना पड़ेगा ना कि भाई ये भी ऑडिटेड है और इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट अपना प्रेजेंट करें। And lastly, agree with the management on the form of the opinion to be expressed on the summary financial statement। वो तो ऑब्वियस है कि अपने को अग्री करना पड़ेगा। हाँ, बट मैनेजमेंट जबरदस्ती करेगा तो हम अपना ओपिनियन चेंज करेंगे क्या कभी भी? हम अपना ओपिनियन जो है वो होगा नॉर्मल केसेस की जैसा। समझा? नाउ नेचर एंड प्रोसीजर क्या क्या करना पड़ेगा। पहला, डिस्क्लोजर एडिक्वेट है कि नहीं है, एंड हमने ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया। सेकंड, व्हेन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अकम्पनीड बाय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इवैल्यूएट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं, या तो प्रॉपर प्रोसेस आपने सेट किया कि नहीं किया, या तो लॉ एंड रेगुलेशन ने रेस्ट्रिक्ट किया कि नहीं किया। समझ में आया? क्लियर है? इवैल्यूएट वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एडिक्वेटली डिस्क्लोजिंग द अप्लाइड क्राइटेरिया, कि भाई हमने किस बेसिस पे समराइजेशन किया है ये भी अपने को डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ समराइजेशन के अंदर। नेक्स्ट, कंपेयर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिटरमाइन वेदर द समराइजेशन अग्री और कैन बी रिकैलकुलेटेड। मतलब अगर आपने चार नंबर्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाया है तो अगर कोई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है तो वो अगर पूरा कंपैरिजन करे, वो ये चार नंबर को ज्वाइन करे तो अपने समराइजेशन तक पहुंचना चाहिए। तो गड़बड़ हो जाएगा ना? करेक्ट है कि नहीं है? तो आपने समराइजेशन में नंबर लाया, कहाँ से लाया? वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, या तो उसके पीछे इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है कि वो पूरा रिवर्क करना पड़ेगा और उसके बाद वो नंबर आएगा, तो फिर मतलब नहीं बनता ना, फिर इसको समराइजेशन नहीं बोलेंगे, उसको प्रेपरेशन बोलेंगे। करेक्ट है ना? समराइजेशन का मतलब क्या होता है? नो मोर कैलकुलेशन, ओनली प्लस माइनस करके कंपैरिजन करके कंडेंस करना, उसको कम सेंटेंसेस में लेके आना। समझा? इवैल्यूएट वेदर समरी इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। नेक्स्ट, पर्पस क्या है? एंड दे आर एट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब टोटलिंग जो आप लोगों ने करके रखा है, तो वो अप्रोप्रिएट लेवल पे तो नहीं करके रखा है, एकदम ज्यादा भी नहीं करके रखना चाहिए, एकदम चार लाइन में आपने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि समरी और डिटेल सेम है।
मतलब कुछ चेंजेस ही नहीं किया ज्यादा, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवेल्युएट वेदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल टू द इंटरनेट यूजर्स विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो दैट मीन्स कि अगर किसी को भी क्वेश्चन मार्क है वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो वो अपना क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। क्लियर विद दिस पार्ट। तो इसी के लिए फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ द बेस रिसोर्सेज होना चाहिए, बेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होना चाहिए। क्लियर विद दिस पार्ट। कमिंग टू द पार्ट ऑफ फॉर्म ऑफ योर ओपिनियन, कैसे करेंगे हम लोग? When the auditor has concluded that an unmodified opinion on the summary financial statement is appropriate, auditor shall, unless otherwise required by law, use one of the phrases. By accompanying summary financial statement are consistent with all material respect with the audited financial statement in accordance with the applied criteria की भाई summarization बराबर हुआ है. Accompanying financial statement are fair summary of the audited financial statement as per the applied criteria कि भाई जो भी क्राइटेरिया हमने अप्लाई किया उसके हिसाब से बराबर समराइजेशन हुआ है, ये दे दो. लैंग्वेज दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो. ट्रू एंड फेयर व्यू या फेयरली प्रेजेंट्स जैसा अपना था. क्लियर है, वही है. इफ लॉयर रेगुलेशन अपना वर्डिंग देता है तो अपने को वैसा वर्डिंग देना पड़ेगा. apply the procedure discussed earlier and further procedures necessary to enable the auditor to express and prescribed opinion and evaluate whether users of the summary might misunderstand the opinion on the summary financial statement. If so, तो additional explanation दे सकते हैं. अगर लॉयर रेगुलेशन कोई स्पेसिफिक ओपिनियन बोलने के लिए बोल रहा है तो अपन वो वाला दे देंगे, बट अपने को लगा कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है तो अपन अपना डिस्क्रिप्शन दे दो कि भाई हमारा कहने का मतलब ये है, ठीक है. लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो अपन अपना जनरल क्राइटेरिया वाला यूज कर सकते हैं. समझ में आया? हमने ये नहीं बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. हमने नंबर्स पे कमेंट नहीं किया, हमने समराइजेशन पे कमेंट, ये ध्यान दो. हमने बोला कि प्रोसेस ऑफ समराइजेशन बराबर कैरी आउट हुआ कि नहीं. हमने ये नहीं बोला कि समराइजेशन के अंदर जो नंबर्स है वो करेक्ट है कि नहीं. क्यों? बिकॉज नंबर्स ऑलरेडी चेक हो चुके हैं. नंबर रिस्पेक्टिव ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइम पे चेक हो चुके हैं. अभी वो नहीं चेक करना है, अभी सिर्फ प्रोसेस ऑफ समराइजेशन 10+10 20 किया कि नहीं किया और वो बराबर किया कि नहीं किया, बस वही देना है. तो ये ओपिनियन डिफरेंट है. समझ में आया? अगर ये ओपिनियन देखने के बाद कोई बंदा आपके पास आता है और वो बोलता है कि ये नंबर में मिस्टेक था, आपने क्यों नहीं बताया, तो हमने क्या बोला, मिस्टेक निकालना हमारा काम नहीं था. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 20 था, इधर 10 था, समराइजेशन 30 होना चाहिए था, 30 है. अब वो 10 और 20 में अगर कोई मिस्टेक है तो आप वो जाके वो साल के ऑडिटर का गला पकड़ो, हमारा नहीं. हमारा काम समराइजेशन का प्रोसेस देखने का था, वो नंबर करेक्ट है कि नहीं है वो देखने का नहीं. क्लियर विद दिस? हाँ, समराइजेशन में यहाँ पे फीफो मेथड था, यहाँ पे लीफो मेथड था. आपने समराइजेशन ऐसे ही कर दिया, ये चलेगा क्या? नहीं. क्यों? बिकॉज समराइजेशन में सेम तो होना चाहिए ना पॉलिसीज. वो गलत है तो आपने कोई ना कोई प्रोसेस कैरी आउट करना चाहिए था, और अगर आप नंबर चेंज कर रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे देना चाहिए. समझ में आया? तो कौन सा चीज अपने डोमेन में आता है और कौन सा चीज अपने डोमेन में नहीं आता, ये दोनों देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना है. क्लियर विद दिस? हाँ. अनऑडिटेड हुआ तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, क्योंकि तेरे पास समराइजेशन है, बैलेंस शीट तो बीएनएल तो बना हुआ है, तो नंबर्स कैसे आया वो चीज देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना नहीं है. अब तू जाके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो तू वाउचिंग वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैरी आउट नहीं करेगी, क्योंकि अपना ओपिनियन वो चीज पे आता ही नहीं है. अपना ओपिनियन आता है समराइजेशन के ऊपर. तो इन दैट केस अगर उसमें मिस्टेक है तो आप मैनेजमेंट को पकड़ो, प्रोसेस में कोई मिस्टेक है तो आप हमको पकड़ो, क्योंकि वो गलती फिर हमारी है. समझा? नेक्स्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एलिमेंट्स क्या क्या रहेगा? पहला टाइटल कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है और ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. करेक्ट है. एड्रेस ही, जिसने भी अपने को अपॉइंट किया है उसी को एड्रेस करते हैं. मेंबर्स ने बोला है तो मेंबर्स को, डिबेंचर होल्डर्स ने बोला है डिबेंचर होल्डर्स को, बैंक वाले ने बोला है बैंक वाले को. एक्चुअली ये भी तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हुआ ना, जो हमने 800 के अंदर पढ़ा. हाँ कि नहीं? पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ही है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट इज समराइजेशन ऑफ एन ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. ये किसके लिए बनेगा? एक स्पेशल पर्पस के लिए ही बनेगा. कभी भी देखा है मार्केट में कि किसी का भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को ऐसे ही मिल जाएगा? हाँ, एलओडीआर जैसा कुछ रहा तो बात अलग है, क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड बाय सेबी इन द पब्लिक डोमेन, तो वो आ जाएगा. बट अदर देन दैट, अगर ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स में नहीं है तो इन दैट केस इट विल 99% भी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हुआ है. तो हम ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने के बाद उधर भी नीचे डाल सकते हैं, these financial statement will be only used for this purposes. Any use made by any other person will not be accepted, and any issues या any loss which is not in relation to this financial statements or this summary वाला audit report is not ones. हम ऐसे रिपोर्ट के अंदर लिख के दे सकते हैं. Clear with this part? So
एड्रेस ही समझ में आ गया, जो भी है अपने को देना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच ऑडिटर इज रिपोर्टिंग, वही we have audited condensed financial statements या summary financial statements of XYZ Private Limited which contains summary balance sheet, summary P&L, summary cash flow statement and summary of notes to accounts and significant accounting policies। दे सकते हैं, बराबर है कि नहीं है? सो तो ये वाला अपने को देना पड़ेगा, एज ऑन जो भी रहेगा वो देना पड़ेगा, एज ऑन 31 मार्च या फॉर द पीरियड एंड, जैसे अपन फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं ओपिनियन के अंदर, बराबर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। These summary financial statements have been prepared in accordance with the applicable financial reporting framework based on the general purpose financial statement or the audited financial statements for the year ended XXXXXXXX, which will be available to you in the annual report for the respective year ended। ऐसा करके अपन दे सकते हैं वहां पे, समझा? नेक्स्ट, अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन। हमारा ओपिनियन क्या है कि कंडेंसेशन जो भी है समराइजेशन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन ऑल द डिस्क्लोजर्स, कि भाई यहाँ पे समरी है तो आपको डेटा कंडेंस्ड वे में दिखेगा, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपको जाके डिटेल वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा वो वाला। द ऑडिटर्स रिपोर्ट thereon is not a substitute for reading the audited financial statement and the auditors report thereon। मतलब क्या, आपने समरी पढ़ लिया मतलब आपने ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका रिपोर्ट पढ़ लिया, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो बहुत अलग है, ये बहुत अलग है, तो आप उसको रेप्लिकेशन नहीं मान सकते, या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वाला रिपोर्ट शुड बी कंटेनिंग ऑल द थिंग्स, तो फिर डिफरेंस क्या हो? समझा? इफ रिक्वायर्ड स्टेटमेंट दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द इवेंट्स दैट हैव अकर्ड सब्सिक्वेंट, तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है नहीं है उसके हिसाब से रिपोर्ट दे दो। रेफरेंस टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट एंड देयर अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन दोस स्टेटमेंट। समझ में आया? तो ओरिजिनल का दे दो। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई समराइजेशन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका था, डेटा बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका था, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ओपिनियन, सिर्फ ओपिनियन पे था based on the audit procedures on whether, very important, summary financial statement are consistent in all material aspects with the audited financial statement। comparison of numbers, 80 का 80 इधर आया कि नहीं आया? समझा? तो ऑडिटर सिग्नेचर अलॉन्ग विद द फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। लास्टली अपना यूडिन वुडिन जो भी आता है, पीए पार्टनर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, प्लेस, जो अपना बेसिक है वही। समझा? क्लियर विद दिस पार्ट? अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं या यूएम या ओएम पैरा डालते हैं तो इसके इसमें भी डाल सकते हैं, करेक्ट है? तो पहला, रेफरेंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हेन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स अ क्वालिफाइड ओपिनियन, एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर एंड 720। इसका मतलब क्या होता है? ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर ओपिनियन अनमॉडिफाइड नहीं है, या ईओएम का पैरा डाला हुआ है, या ओएम का पैरा डाला हुआ है, या गोइंग कंसर्न पे कोई इश्यू है, या कोई की ऑडिट मैटर इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका रेफरेंस अपने ऑडिट रिपोर्ट में दे सकते हो कि आपको ये चीजें देखने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। समझा? कि we have prepared the financial summary financial statement for last 5 years, out of which for the third year the auditor has given a qualified opinion which can be reflected in the audit report of that respective year, which can be found out in the annual report। ऐसा ऐसा करके अपने को रेफरेंस देना। समझ में आया? बिकॉज वो इंपॉर्टेंट मैटर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स है ना, वो साल का ऑडिटर इन चीजों पे एम्फोसिस क्रिएट करना चाहता था, आपका ध्यान लाना चाहता था, तो अगर आप समरी भी बना रहे हो तो वो चीज का रेफरेंस देके रखो, सो दैट आगे जाके अपने ऊपर इश्यूज नहीं। क्लियर है? समझा? स्टेट दैट द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स अ क्वालिफाइड ओपिनियन, ईओएम पैरा, अदर मैटर पैरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड की ऑडिट मैटर्स इन कॉम्बिनेशन, एंड डिस्क्राइब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन मैटर्स, ईओएम, अदर मैटर पैरा या गोइंग कंसर्न में क्या है और उनका इफेक्ट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है कि नहीं। समझ में आया क्या? Auditor has given a statement in the third year's annual report with respect to issues in the going concern, but going on with the fourth year and fifth year onwards, the going concern issue does not seem to be reflected in the cascading years, and therefore the same does not have any effect on the summary financial statements। आपका जो भी ओपिनियन है आप बोल दो। थर्ड ईयर में व्हाट इज ऑडिटर को लगा था कि गोइंग कंसर्न में इशू आएगा, बट अपन तो 5 साल का कर रहे हैं, तो फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में अपन ने देखा कि इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऐसे सब, तो ये डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। प्लस जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, और अगर अपना कुछ उसके ऊपर ओपिनियन है कि भाई मिस्टेक्स अनकरेक्टेड है और वो सेम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन आप दे दो। अंडरस्टूड? क्लियर विद दिस पार्ट? पर ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हाट इज कंटेन्स एन एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो स्टेट कि भाई ऑडिटेड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन है, बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या था, एंड स्टेट दैट
As a result of adverse or disclaimer opinion on the audited financial statement, it is inappropriate to express the opinion on the summary financial statement, because then अगर adverse है या disclaimer है तो again it will be pervasive, और परवेसिव मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो कितना भी समरी बना लो, लेकिन जब डेटा ही गलत है तो उससे समरी भी गलत ही बनेगा, तो हम ओपिनियन नहीं दे सकते। क्वालिफाइड है तो अपन दे सकते हैं, भाई बिकॉज अगेन लास्ट लेक्चर में जो हमने बात किया था कि वो सिर्फ एक सेक्टर को बिलोंग करता है, उसमें परवेसिवनेस नहीं होता ना। तो अगर इन्वेंट्री में गड़बड़ है तो वो सिर्फ इन्वेंट्री को अफेक्ट कर रहा है, बाकी एरियाज तो सही है ना, तो हम रिपोर्ट समराइजेशन पे दे सकते हैं विद द केवियट कि भाई इन्वेंट्री में गड़बड़ है। बट अगर एडवर्स या डिस्क्लेमर है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज वी कैन नॉट रिफ्लेक्ट। समझा? तो अपन ये वाला पार्ट इशू कर देंगे। अगर अपना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मॉडिफाइड ओपिनियन है तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, इफ summary financial statement are not consistent in all material respect with and do not present a fair summary of the audited financial statement, so we shall express a adverse report on the summary financial statements. Clear with this part? तो हम अपना दे देंगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी स्पेशल पर्पज ही है ना, तो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज दे दो कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ ये रिस्पेक्टिव यूजर्स के लिए ही है। अगर कोई और बंदा ये रिपोर्ट को यूज करता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्शंस और एनी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द सेम। समझ में आया? और मैनेजमेंट को भी हम रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे कि यू शुड नॉट सर्कुलेट दीस रिपोर्ट्स टू अदर देन दोस व्हिच आर इंटेंडेड यूजर्स। समझा? अगर आप करते हो तो आपके पास रहेगा, हम नहीं। Clear with this? And lastly, comparatives. If audited financial statement contains comparatives but summary financial statements do not, then the auditor shall determine whether the omission is reasonable or not. हम लोग हमेशा देते हैं ना, लास्ट ईयर का नंबर भी देता है ना अपने आने के अंदर, करंट ईयर का नंबर, लास्ट ईयर का नंबर, लेकिन समरी सिर्फ करंट ईयर का है, एक ही साल का समरी। तो देखो कि पिछले साल का नंबर नहीं दिया तो चलेगा, तो इशू तो नहीं है। समझ में आया? और अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव्स है तो अपने को 710 का रिक्वायरमेंट याद है, कंपैरेटिव कंपैरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कंपैरेटिव दिया है तो वो ऐसे को अपने को यूज करना पड़ेगा, और नहीं दिया है तो क्या वो रीजनेबल है कि नहीं है, नहीं देना, वो देखना पड़ेगा। क्लियर विद दिस पार्ट? हाँ हाँ, क्या 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 710 के रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? बराबर है। तो जब तू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है, इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री के सामने लास्ट ईयर का इन्वेंट्री का नंबर है, तो लास्ट ईयर के नंबर पे रिपोर्ट नहीं कर रही तो उसे क्या बोलेगी, कंपैरिजन बराबर है। अगर लास्ट ईयर का मेथड फीफो था, ये ईयर का मेथड लीफो है, तो नीचे नोट आना चाहिए कि लास्ट ईयर का फिगर कंपेरेबल नहीं है बिकॉज पॉलिसी वाज डिफरेंट। तो हम जब भी कंपेरेबल देते हैं, हम कभी भी बाजू वाले नंबर पे रिपोर्ट नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं कि ये कंपैरिजन पर्पसेस के लिए है और कंपैरिजन सही हो, कुछ भी पॉलिसी वगैरह में डिफरेंस नहीं है तो यू कैन फ्रीली कंपेयर। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सामने समरी कंपेरेबल्स है, तो वो चीज पे अपने को देखना है कि वो कंपैरिजन बराबर है कि नहीं है। समझ में आया क्या सब कि नहीं? ऑलरेडी हम समरी में 4-5 साल के कंपेरिजन करके मैंने एग्जांपल दिया ना, अगर एक ही साल का समरी रहेगा तो ये मैंने एग्जांपल लेके दिया ना, समरी में नॉट नेसेसरी 5 इयर्स 4 इयर्स 3 इयर्स, मैंने क्या बोला कुछ भी हो सकता है, 5 साल अपन एग्जांपल लेके चले। अगर मुझे सिर्फ एक ही साल का समरी मांगा तो इन दैट केस में एक साल का तो समरी दे दूंगी। अब जैसे अपना ऑडिट रिपोर्ट बनता है, डेटा एक ही साल का होता है, पर सामने हम लोग लास्ट ईयर का नंबर्स देते हैं। तू जब 2025-26 का ऑडिट करेगी तो बाजू में 24-25 का नंबर रहेगा कि नहीं, पर 24-25 के नंबर पे हम कुछ कमेंट कर देंगे कंपनी नहीं, इट इज ओनली देयर। वो सिर्फ है कि भाई किसी को देखना रहेगा लास्ट ईयर का नंबर क्या है तो वो सामने देख सकता है। हम कभी भी उस पर ओपिनियन नहीं देते, अपन ओपिनियन किस पे देते हैं, करंट ईयर पे। तो समरी केस में भी अगर सिर्फ एक ही साल का समरी मेरे को मांगना, तो वो एक साल का समरी के सामने अगर मैंने लास्ट ईयर का नंबर दिया है तो इट विल बिकम कंपेरेबल इंफॉर्मेशन। तो अपने को सिर्फ 710 का रिक्वायरमेंट दैट इज कि वो कंपेरेबल है। अगर इधर का समराइजेशन बराबर है तो इधर का भी समराइजेशन उसी बेसिस पे होना चाहिए, इधर 4 नंबर कंबाइन कर, इधर 3 नंबर कंबाइन कर, ऐसा नहीं, क्योंकि देन द कंपैरिजन विल बिकम व्हाट से रॉन्ग। समझा? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली नंबर ऑफ इयर्स का होता है, मतलब 2 साल 3 साल 5, ठीक है। बट अगर एक साल का समरी मांगा तो उसके सामने कंपेरेबल नंबर्स हो, 5 साल का डेटा मांगा बट 5 साल पे ओपिनियन देना, तो दैट इज नॉट कंपेरेबल ईच एंड एवरी ईयर का रिपोर्ट। 5 साल का डेटा है, करंट ईयर इज इंपॉर्टेंट, पीछे के साथ से कंपैरिजन के लिए, तो कौन सा वाला अप्लाई करेगी, 7। कि रिपोर्ट का ओपिनियन किस पे रहेगा, करंट पे।
और 710 का रिक्वायरमेंट भी कि पिछले वाले नंबर इसके साथ लाइन में है, उसमें ओपिनियन नहीं देने हैं बट सिर्फ लाइन में है। डिफरेंस समझा क्या? चलो नेक्स्ट, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इन दैट केस अपने को देखना पड़ेगा 720 का रिक्वायरमेंट एनुअल रिपोर्ट के अंदर था ना अपना, बाकी का इंफॉर्मेशन करेक्ट है। The auditor shall evaluate whether any unaudited supplementary information presented with the summary financial statement is clearly differentiated from summary financial statement। ऐसा नहीं होना चाहिए यूजर्स को लगे कि हमने ये भी ऑडिट किया, तो we should make every possible effort to differentiate it from the our and our financial statements, करेक्ट है। अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं करता है तो अपने को देखना पड़ेगा कि मेरी मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि आप लोगों का जो ये डेटा है इसको अलग से रिपोर्ट करो, इसको इसमें बीच में। समझ में आया? और अगर अपने को लगता है कि मैनेजमेंट नहीं मान रहा है तो हम अपने रिपोर्ट के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई ये डेटा इसके अंदर कवर्ड है। वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर द ओपिनियन ऑन द रिपोर्ट व्हिच इज गिवन बाय द मैनेजमेंट इन दिस पार्ट। हमने सिर्फ ये चेक किया, हमने स्प्रे समझा। मैनेजमेंट को समझा, नहीं समझेगा तो अपना हथियार यूज करो, अपना रिपोर्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Auditor shall read the information included in the document containing the summary financial statements and auditors report thereon and consider whether there is a material inconsistency। बाकी का जो डेटा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक बार उसको भी पढ़ लो, सो दैट नंबर्स जो भी है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। कोई भी नंबर जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है और बाकी के डेटा के अंदर है वो कंपेरेबल, कीवर्ड से वो नंबर कंपेरेबल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उधर तो ऑडिट का नंबर है उधर बनेगी का नंबर, क्योंकि आगे जाके कोई भी बंदा बोलेगा कि ऑडिटर ने गलत किया, ऐसा नहीं, किसी का ट्रस्ट हमारे ऊपर से नहीं था। समझ में आया? तो एक बार चेक कर लो, और अगर आपको दिखे कि कहीं पे भी नंबर्स जो है वो डिफरेंट है तो मैनेजमेंट को बोलो कि देखो नंबर डिफरेंट हो सकता है बट उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दो कि मेरा 180 थी और आपका 200 थी। देयर शुड बी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, क्लियर? ठीक है। ऑडिटर्स एसोसिएशन, if the auditor becomes aware that the entity plans to state that the auditor has reported on the summary financial statement in a document containing the summary financial statement but does not plan to include the related auditor's report, auditor should request the management to include such report। मैनेजमेंट क्या कर रहा है? ऑडिट करवाया बट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने वाले को दिया, ऑडिट का रिपोर्ट दिया ही नहीं समरी के ऊपर। सिर्फ बोल दिया कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड बाय XYZ एंड फर्म, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो समरी था वो दे दिया, रिपोर्ट अटैच ही नहीं किया, तो गलत है ना। हमारा ओपिनियन क्या था वो भी तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हम तो अब जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पहले रिपोर्ट देते हैं फिर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनुअल रिपोर्ट कहते हैं, कि पहले ऑडिट रिपोर्ट होता है फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटा होता है ना कभी भी, करेक्ट। तो वो बोले कि अगर मैनेजमेंट नहीं करेगा तो आपको मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि इंक्लूड करो, और अगर मैनेजमेंट फिर भी नहीं करता तो यू विल हैव टू टेक द डिजायर्ड स्टेप टू मेक इट नोन टू द इंटेंडेड यूजर्स कि आपने उसके ऊपर एक रिपोर्ट इशू किया और मैनेजमेंट वो चीज आपको बता। समझ में आया? क्लियर है? The auditor may be engaged in the report to the financial statement of the entity while not engaged in the to report on the summary financial statement. If this is the case, the auditor becomes aware that the entity plans to make a statement in the document itself that they refer the auditor and the fact that summary financial statement are derived from the financial statement audited by the auditor. The auditor shall be satisfied that a reference to the auditor is made in the context of the auditor's report on the audited financial statement and statement do not give an impression that auditor has reported on the summary financial statement। अब ये क्या हो रहा है? गुण ने ऑडिट किया नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भूमि ने ऑडिट किया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। मैनेजमेंट ने रिपोर्ट के अंदर डाला, मैनेजमेंट ने भूमि का रिपोर्ट दे दी बट मैनेजमेंट ने वो रिपोर्ट के अंदर डाला कि वी हैव प्रिपेयर्ड अवर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन XXX date which were audited by गुण गुप्ता एंड एसोसिएट्स। अब यहाँ पे ये लाइन देना मतलब गुण का नाम घसीटना अंदर, गुण क्या करेगी वो देखेगी कि मेरा जो नाम हम लोगों ने अंदर लिया है वो सिर्फ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड में होना चाहिए, समराइजेशन के रिलेटेड में नहीं होना चाहिए। अगर मेरा नाम तुमने कहीं भी समराइजेशन के रिलेटेड में यूज किया तो गुण बोलेगी मैं नहीं हूं इसमें, मैंने डिटेल्ड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया, मुझे नहीं पता तुमने समराइजेशन कैसे। तुम ये डालो ना रिपोर्ट के अंदर कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ऑडिट किया, तुम उससे बना रहे हो है ना, वो मैंने ऑडिट किया, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन करेगा मैं आंसर करूंगा, बट तुम मेरे नाम को इस तरह से नहीं यूज कर सकते कि समरी में या समरी से मेरा कोई नहीं। तो अगर नॉर्मल ऑडिटर का नाम इसमें यूज होता है तो वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन कि भाई हमारा नाम इस तरह से यूज। क्लियर विद दिस पार्ट? समझा क्या? अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो चेंज करने के लिए, मैनेजमेंट चेंज करता है वेरी गुड, नहीं चेंज करता है वी हैव टू टेक ओवर रीजनेबल स्टेप्स टू अवेयर द इंटेंडेड यूजर्स कि हमारा वो चीज में रोल नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है, सिंपल है। Yeah, the auditor shall advise the management that the auditor disagrees with the reference to the auditor and the auditor shall determine and carry out the appropriate actions
टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इनअप्रोप्रिएटली यूजिंग योर नेम। बराबर है कि नहीं है? अब आप जाके मीटिंग में खड़े रह जाओ, बोलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, चलेगा। कोई लेटर सारे इंटरनेट यूजर्स को एड्रेस करवा दो, वो भी चलेगा, जैसा आपको ठीक लगे। टाइमिंग ऑफ द वर्क एंड इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट, डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेटर देन द ऑडिटेड रिपोर्ट रहता है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो सकता है ना, जिस दिन का समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है उसके बाद के डेटा, करेक्ट है कि नहीं है? Auditor may become aware of the fact that existed as on the date of the auditor's report or the audited financial statement, but of which auditor was previously unaware. In such cases, auditor shall not issue the audited report or the summary financial statement until we have considered the factors with respect to SA 560 subsequent events. तो अगर अपने पास कोई ऐसा subsequent event आता है तो आप उसको भी यूज करोगे, पहले उसको भी चेक करोगे और उसके बाद उसका रिपोर्टिंग क्राइटेरिया डालोगे। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। और अगर आपको लगता है कि उसमें चेंजेस है तो आपका ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो सकता है, सब्सिक्वेंट डेट पे जा सकता है, इंक्लूडिंग द सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड एवरीथिंग, जो अपना ऐसे 560 का पूरा रिक्वायरमेंट है। क्लियर विद दिस पार्ट? समझ में आया ऐसे सबको? पक्का? एक बार चेक कर लो, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट वाले चैप्टर पे जाते हैं। एसेज यहाँ पे खत्म, 800 के बाद एसेज नहीं है। समझ में आया क्या? 800 के बाद आपके एसेज नहीं है। अभी हम लोग चालू करेंगे विद द SRE, SRS, SE, स्पेशल स्टैंडर्ड्स। क्लियर विद दिस पार्ट? इसमें से देख लो, एक बार ग्लांस कर लो पूरा का पूरा ऐसे, फिर इसके बाद अपन नया चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। आगे जाने के बाद वो इसमें इंजीनियरिंग फाइल कंप्लीट करना है, तो ये हम इंजीनियरिंग फाइल बस कर देंगे। इसको तो ये छोड़ा था नाम में याद है छोड़ एक पर्सन मिसिंग है, पर्सन हमारे घर का है, हर इशू को कांटेक्ट शायद तेजस का फ्रेंड है, इसलिए अपने साथ फाउंडेशन तेजस को कॉल है, मेरे को भी कॉल है, तेरे को यार भी नहीं बराबर का भी एग्जाम है, तो इसके लिए देखो फेल हो सकता है। देखिए वो गया एग्जाम लेकिन अभी भी नहीं कब हुआ था ये? कॉस्टिंग का पेपर, कॉस्टिंग का पेपर लिखे। फाउंडेशन में हम सेम सेंटर तक वो मेरे पीछे ही बैठा था, मैं उससे हेल्प भी कहते रही थी यार इसलिए ज्यादा ही हो गया। मंडे, थर्सडे ये थोड़ा डिले तो इतने काम हो जाएगा, लगे तो नहीं मुझे डेली में किसी में आप ये देखो इसका भेजा, हाँ जो रिजल्ट भेजा है ये वो ग्रुप में ये कर नहीं कम्युनिटी में ये कर जाएगा वो हाँ अरे वो आईसीआई की लाइब्रेरी है ना, उसमें पहले से बैठती थी ना, तो वो ग्रुप में मैं तो वो करे भी थे, पता मैंने पूरा मिसिंग का देखो अगर कौन है तो पूछे ताकि आया है कि नहीं वापस, तो उसकी टीचर बोल रही कि अभी तक तो नहीं आया, हम वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में सब चेक कर दूंगा। आगे पर ऋषिका को कॉल भी आया, मेरे को आउट ऑफ द ब्लू क्यों कॉल आया, पता नहीं ऋषिका को कॉल किस चीज के लिए आया, पापा का कॉल आया, सब उसके कोई कॉन्टैक्ट से निकाला है उसके दोस्तों के नंबर, तो उसमें ऋषिका का नंबर भी लगती है, उसका भी नंबर निशिका को डाल दिया था कि उसको क्यों कॉल, हाँ भाई इसलिए वो मेरे को पूरी चीजें करके एक बार निशिका को कॉल आ गई, उनको भी उसने की
मेरे को लगता है कोई तो ग्रुप होगा ना, मेरे ग्रुप में इतना नहीं है। मुझे याद है एग्जाम्स खत्म होने के बाद था सब ना पैसा था कि शंकर का एक ग्रुप निकल गया वगैरह। इट वॉज अच्छा सा बोल रहे थे जब हम लोग बाद में मिले थे। हाँ और कॉस्टिंग का पहला पेपर देख के सकते हैं उसने, मुझको लगा आईडीटी की वजह से, क्योंकि वो बहुत गंदा पेपर है। बहुत गंदा, इतना गंदा है। अरे अकाउंट्स का भी देखते हैं, लोग कंपेयर नहीं करते वैसे हैं। पेपर नहीं देखा बट पता है। बहुत पैसा कंफ्यूजिंग था। सब कुछ मिक्स करके एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन कम मिक्स वाले। हाँ बहुत लॉ भी अच्छा नहीं था। मेन सही। मैं सोच रही थी तुम्हें भेजोगी, सोच रही थी बोला अगर मुझे दे दिया तो क्लास में सबको भेजा ही होगा। अरे मैंने किसको इसके लिए भी वो भेजा क्योंकि वो अपने क्लास का था। मैंने इसको इसके लिए होगा तो उस टाइम पे वो मैंने देखा ही नहीं। अभी तो ऋषिका ने सबको ही भेजा। उसके बाद सब ग्रुप तुम्हारे सब ग्रुप ग्रुप में में, वो मैंने हाँ डाला। सब ग्रुप में ऋषिका ने। आपको कॉल आया प्लीज। नहीं हो कोई भी। अरे अपना हमारा जल्दी जाकर तो कोई नहीं देगा नहीं देगा। नहीं कोई नहीं है, वही तो खाली वो वाला बैच है, वो वाले बैच पे शायद कोई आएगा। प्रफुल्ल दे रहा है, प्रफुल्ल मतलब उनका जो प्रफुल्ल वाला बैच है ना वो दे रहा है। मैं साइनिंग नहीं कर पाऊंगी। टेस्ट के बाद ही तो साइनिंग है ना, नहीं आ रही अभी अगर साइनिंग नहीं होता मैं तो 9 बजे तक बैठने में नहीं होगा, मेरा दिमाग भी वही खराब है, मैं तो देख नहीं पाऊंगी। 7 से 8:30 बजते हैं, क्या दिमाग दे रहा है, 7:30 से 9 बजता है। वो तो साढ़े तक घर भी जाना। नहीं इधर ऐसे ही मैं कम नहीं था, मतलब क्या हुआ ऑफिस में क्या इतनी बार। तो लेना पड़ेगा सर। चल लिख क्या है क्या करेगी लास्ट में प्रिपरेशन। हाँ किया था मैंने देखा बट क्या करें ऐसा हो इवेंट्स उसने 10 इवेंट्स दिए जिसमें से मतलब मैंने पूछा था याशिका मित्र की कोई है क्या जो डायरेक्ट कर रहा है क्या कुछ। लोगों ने लिस्ट पे अपनी समीक्षा को तेजस के कब लिस्ट अपडेट हुआ शेयर उसमें हमें कोई एंट्री नहीं दिख रहा है सर। कल तो होगी। अच्छा तो फिर 4 टोटल कितने लोगों ने डाला। 4 है। 7 लेकिन सबसे पहले इशू है प्रैक्टिस के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा मुझे क्या बोल रहा है जनाब कि ऑफिस के नीचे ये है ना पार्किंग लॉट ये इधर उस एरिया में थोड़ा स्पेस रहता था वहां पे प्रैक्टिस रहता है वो चालू है और वो हम लोग वो ठीक है कुछ ग्रुप एक्टिविटी रहेगा तो फिर इनके हाँ मतलब मैं क्या बोल रही हूँ तू जिसके जिनके साथ करने वाली है अगर वो तेरे ही फर्म या टीम को तेरे साथ में है तो तू थोड़ा एडजस्ट कर सकती है लोकेशन कि मेरे टीम वालों को मैंने बोला वो थोड़े खराब लोग हैं
यूनिट 7 के साथ चीजें अलग है हर जगह। चीज एक इंसान बदलता है, चीजें बदलती है, वो हो है। जो साक्षी है, मैं तो ऑनेस्टली लोगों को किसी की बुराई नहीं करनी, लेकिन चीजें सही नहीं चल रही है। But इसके लिए पूरा टीम बिखरा हुआ है। अभी वो मैनेजर बने, टीम पूरी बिखर गई है, सब जन द्वेष फैला, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, बट हुआ क्या साक्षी और क्या साक्षी मैनेज कर, द प्रॉब्लम इज ना ब्रो कि ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है उसको कुछ समझना नहीं है, उसको बस काम तुम करके दो। और उसके बाद काम खराब हो गई ना तो उसमें भी तुम्हें ही सुनाएंगे। मुझे वैभव ने सबसे बेस्ट मैनेज पहले ने मेरी वो भी आर्टिकल के ऊपर का काम खुद ही सब श्रेष्ठ है, और भी अनिवार्य नहीं है मुझे कोई और चल रहा है और तो नेक्स्ट सम्मान को तमिलनाडु चल सही है उसका। सारे आर्टिकल सही है। सब वैभव मैनेज वैभव क्या है? और सीए। अच्छा, समवन रिस्पॉन्सिबल है ना वो, कौन सी नहीं है। मतलब वो पहले एज अ बैक आर्टिकल आई थी, बैक कर रही थी, फिर वो सीए में आर्टिकल के थ्रू आई, एंड अभी कोई और है नहीं जो हमारा मैनेज कर रहे जगह से, वो चले गए। तो उसी जगह ये भी 1-1.5 साल से तो इसी को मैनेजर का पोजीशन, ताकि तू मैनेज आउट करे, किसी और नए बंदे को लाए सिखाने से अच्छा। वो पूरा ना बस इसके रोज प्लान पीस चेंज हो रहा है अभी तो। कल मैं घाट को रीच गई, परसों से मैं वाशी में थी। कोई नहीं, वो पूरा अकेले ही खाना है। मैं वाशी भी थी, मैं अकेली थी, बाद में चेतना आई वापस, अभी घाट को रीच अकेले। तेरी टीम का क्या हुआ 2 घंटे होता ही रहता अरे है। डायरेक्ट ऑफिस में बता कुछ होता है, इसलिए मैं छोड़ देंगी अभी। मेरी पता है इसकी जो टीम के मैनेजर है ना वो मेरे फ्रेंड होते हैं, मतलब लड़की है एक में मिलती रहती है, अच्छी फ्रेंड है, मेरी टीम की नहीं है, वो उनकी यूनिट की है वैभव की। नहीं वैभव की नहीं, बट मैं जानती ही नहीं गई कभी। हाँ अनुश्री मेरी यूनिट में क्लास लगता है, कैसे नहीं जानती। और एक है 2 जन है मैनेजर भी तो वैभव भी और अनुश्री है। वैभव भी नहीं है, नाम नहीं तो आइडिया किस लेवल का वो लोग फंक्शन करते हैं, मेरा भी फर्स्ट से किसी से अच्छा होता है कि मेरे को पता डिसेंट। ऑफिस में चल रहा मजा आ रहा है। आजा कर ले मजे। क्यों क्या है दिल में दर्द सही बोलो क्या है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम एक बेसिकली तुम्हें एक काम दिया है, सपोज फॉर मैं अगर बोल रही हूँ क्या, वो बोलते हैं मुझे ये चीज करके दो, हमारा और बोलते हैं मतलब एक सपोज तो एग्जाम्पल देते हैं, सीआरएम नंबर दिया है, हाँ इसके रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है ढूंढ, और कितने टोटल 34 एक्सेल शीट्स में ढूंढ एक ट्रांजेक्शन, और ऐसे मेरे पास 180 सीआरएम नंबर है, तो 180 सीआरएम नंबर्स मैं 34 ट्रांजेक्शन में हर टाइम चेक करूंगा, लाइक 34 एक्सेल शीट्स में डफर हो। और वो भी तुम्हें चाहिए कि मैं हाफ डे में सब कंप्लीट करके दे दूँ, वो मुझे क्या बोलते हैं 15 मिनट में हो जाना चाहिए। तो ये यूट्यूब पे ऐसे सर्च करना मैंने किया, मैंने वो मुझे पाइथन बोल रहा है पाइथन का ये फॉर्मूला बनाओ, मैंने वो चैटजीपीटी किया उसने, पावर वो है ना पीसी, क्लाइंट का पीसी ना वो अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए विकिपीडिया कर नहीं है, तो मैं क्योंकि मुझे कुछ ऐसा रहता ना तो फिर मैं चैट जीपीटी करती हूँ फॉर्मूलाज वो पावर क्वेरी करके भी कुछ उसने मुझे बताया, मैंने ट्राई किया, फिर उसके बाद वो सब नहीं हुआ, फिर मैंने वीलुकअप ट्राई किया पर फिर भी नहीं हुआ, फिर मेरे लास्ट मतलब मैंने अच्छे से यार कंपाइल कर दिए सारे एक साथ लाइन में, मतलब शीट का नाम एक शीट बनाया उसमें, सपोज टैक्स, उसके अंदर सारे सीआरएम
एक साथ लगाएंगे, फिर वी लुकअप का फॉर्मूला, मतलब उससे बना, लेकिन मैंने बोला ना उसमें भी एरर आ रहे थे। आउट ऑफ 180 उसमें से उसने एक 158 अराउंड सही बताया, बाकी एरर्स आ रहा था, मतलब गलत जा रहा था। एक्स लुकअप लगा दो। वो उतने में दिमाग नहीं लगा। एक्स लुकअप बेहतर चलता है, मैं तो एक्स लुकअप लगाती हूँ। अच्छा। मैं पुराने ऑफिस में कई लुकअप यूज ही नहीं करते थे, मैं एक्स लुकअप ही यूज करती पुराने ऑफिस में, वो न्यू आया था एक्स लुकअप। तो फिर मेरे को तो एक्स लुकअप यूज करने का ही आदत है, वो डायरेक्ट ले लेता है। क्या करने देता है एक्स लुकअप, तूने सब गैदर करके एक ही इसमें किया है ना एक्स लुकअप, वो वाला वैल्यू मतलब तेरा जो सीआरएन है, कॉमा, फिर मतलब दूसरी शीट में जो जिधर सारे सीआरएन है उसका पूरा ऊपर के कॉलम हेड को सिलेक्ट कर देगा। हाँ। और रिटर्न वैल्यू तो कुछ जो भी चाहिए वो भी किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके तो पता तो चल ही जाएगा तुझे जो भी चाहिए। ट्रांजेक्शन वो तो रखा है, एक सीआरएन मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स पे यूज होता है। हम्म। तो फिर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि देखो सारे ट्रांजेक्शन्स नहीं मिलेंगे फिर। क्योंकि भी लुकअप लगाएगी तो भी देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन ही मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट ट्रांजेक्शन मिल रहा प्राइवेट बेटर रहेगा वो लगा के देंगे। ट्रांजेक्शन्स का कुछ नरेशन वगैरह नहीं मांगे ना, मांगे प्राइवेट लगा के देंगे। ट्राई किया तुमने प्राइवेट? मैं टाइम का कमी कर प्राइवेट ही नहीं करूँ। प्राइवेट गवर्नमेंट उस वक्त तेरे दिमाग में 100 चीजें चलती है, नहीं होता। अभी मेरे पास टाइम है, ट्राई करते हैं। नहीं है, नहीं से करते। वो उसके लिए खुद मैं, अरे कितना मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं चीज सामने वाले को समझ सकती हूँ लोग, लेकिन अगर मुझे कोई सामने वाला समझ ही नहीं रहा तो मेरा भी दिमाग का धजिया उड़ता है। और वो हर जगह हर एक के साथ वही हाल है ना, तो फिर क्या बोले। मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, मुझे बोले कि तेरे को सिर्फ स्पॉट के लिए रखा है ऐसा। दूसरा डोमेन शिफ्ट करेंगे। नहीं मतलब फिलहाल 1 डेढ़ महीना ये स्पॉट का काम के लिए रखा है, इसके बाद आपको चेंज कर देंगे। मैंने हैंड ओवर कर दिया कॉन्फिडेंट का पूरा। बेसिकली अपना 1 दिन का एसवी जैसा होता है वो सब तो परफॉर्मेंस करते ही बैंक में, और उसके बाद जो SAP ERP के थ्रू डेटा आता है इन एक्सेल फॉर्मेट आता है हमें, सो उसके रिलेशन में वर्क रहता है। एंड एक रिपोर्टिंग रहती है ब्रांच कॉल इंटरनल ऑडिटर्स को, और फिर एवर क्यू और वापस फाइनल रिपोर्टिंग। अभी तक तो ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ मैं लास्ट में लाई हूँ, क्लास नहीं है ओ भाई साहब, क्या हुआ? चैप्टर खत्म। अभी तो बोला वही तो बोला लास्ट मोमेंट। अरे मेरे को लगा मैम ने आगे बढ़े। हाँ। लास्ट पूछ ली इधर क्या? यस, वोट दे के आए तुम लोग तो अभी यहाँ से कि नहीं? बाप रे, तू आज 7:30 बजे आता तो मैं ले लेती रे, अगर ये बोल के आता तो मैं ले लेती। ऑफिस छुट्टी है कि नहीं है? नहीं है, हाफ डे है। चलो, कमिंग टू अवर रिलेटेड सर्विस वाला पार्ट, SRS।
चलो, अभी यहाँ पे अपना एसएस वाला जो सिचुएशन है वो खत्म हो गया, एसआरएस चालू हो गया, ठीक है। अब हम लोग को देखना है रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं पता है, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ऑडिट नहीं करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, बराबर है कि नहीं है। अगर ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको गाइड करने के लिए और उसके ऊपर रेफरेंस देने के लिए अपने पास एसएस। लेकिन अगर वो कोई बाकी असाइनमेंट्स करता है, जैसे अपन सर्टिफिकेशंस करके देते हैं, हम लोग बहुत सारा बाकी का काम करके देते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करके देते हैं, अगर वो सारे असाइनमेंट्स होंगे तो उस पे हम अगर रिपोर्टिंग देते हैं तो वो कौन से व्हाट से स्टैंडर्ड्स के साथ गाइडेड है, तो उस पे अपने को रेफरेंस देने के लिए, एक गाइडेंस देने के लिए अपने पास यहाँ पे रिलेटेड सर्विस के कुछ एसएस, एसआरईज अगर हम लोग बोलेंगे, एसआरएस जो बोलेंगे, ये सारे अपने को दिए हुए, एसआरएस है, एसआरईज है, एसएईज है, ये अपने को दिए हुए विद दिस पार्ट, ठीक है। तो एसआरएस के बारे में, स्टैंडर्ड्स और रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे तो अपने पास दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक तो 4400 वाला एसआरएस है और एक 4410 वाला एसआरएस है, ठीक है। दोनों किसके बारे में बात करते हैं, 4400 वाला बात करता है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड ये बात करता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो पहले हम लोग जो अपना फर्स्ट वाला है दैट इज एसआरएस 4400 उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड सर्विसेज क्या है। अश्योरेंस एंगेजमेंट का एक डेफिनेशन था जो हम लोगों ने पढ़ा था इन इंटर लेवल फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, अप्लाइड क्राइटेरिया लगाना है अपने को, सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, करेक्ट है कि नहीं है। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि कुछ भी चेक करो, एक अपने पास बेसिस है, उसके सामने आपने कोई तो डेटा बनाया, जैसे शेड्यूल 3 को हम बेसिस बोल सकते हैं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना है उसको हम लोग डेटा बोल सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये डेटा को ये बेसिस के साथ मैच करके देखते हैं, अगर वो मैच हो गया तो हम प्रॉपर ओपिनियन देते हैं, अगर वो मैच नहीं हुआ तो हम नेगेटिव ओपिनियन, करेक्ट है कि नहीं। तो दैट इज द काइंड ऑफ अश्योरेंस सर्विस। व्हेन अश्योरेंस सर्विसेज इज इन द काइंड ऑफ ऑडिट तो हम उसको ऑडिट अश्योरेंस बोलते हैं, बट इफ इट इज इन केस ऑफ अदर केसेस तो उसको हम लोग नॉर्मल अश्योरेंस बोलते हैं। क्लियर विद दिस पार्ट। अब अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होता है, जो अपना पहला वाला ऐसे है दैट इज एसआरएस 4400। तो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स ये होता है कि मैनेजमेंट कभी कभी ना अपने को कुछ कुछ एरियाज के लिए बुलाते हैं, ऐसे मेरे को ना ये ट्रेड पेपर्स में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, मेरे को मतलब ऐसा पता नहीं मुझे कि फ्रॉड है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करवाने का है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने जो इंटरनल कंट्रोल्स बिठाए थे ना, कंपनी ने जो भी अपने पॉलिसी बिठाए थे ना, वो लोअर लेवल एम्प्लॉइज प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं करे। समझ में आया। तो इसी के लिए हम क्या चाहते हैं पता है क्या, हमको ये चाहिए कि आप आइए, ठीक है, आप हमारे ये ब्रांच का पूरा वो की सेल्स का जो इशू है ना, आप पूरा देखिए, पूरा प्रोसेस चेक कीजिए और हमको सिर्फ सेल्स पे रिपोर्ट कीजिए। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या होगा पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सामने वाला क्लाइंट सामने बैठे हैं, वो लोग स्कोप डिजाइन करेंगे कि भाई देखो अपने को सिर्फ सेल्स चेक करना है, उसमें भी मुझे चाहिए कि हमारे इंटरनल कंट्रोल्स बराबर से कैरी आउट हो रहे कि नहीं हो रहे, बिलिंग प्रोसेस बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्रेडिट जिस जिसको दिया जा रहा है उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके ही क्रेडिट दे रहे कि नहीं दे रहे, तो इस पे क्वेश्चन मार्क है, तो आप चेक करके दीजिए। तो क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने का है टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये भी अग्री हो रहा है बिटवीन द क्लाइंट एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसे असाइनमेंट्स को हम लोग बोलते हैं अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, जहाँ पे क्लाइंट के साथ बैठ के क्या चेक करना है, कितना चेक करना है, और से किस टाइप का अश्योरेंस आपको चाहिए, ये सब हम लोग बैठ के डिसाइड। दिस इज नॉट एन ऑडिट अश्योरेंस एंगेजमेंट, देयरफॉर हम यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर नहीं बोलते, प्रैक्टिशनर बोलते। क्या बोलेंगे, प्रैक्टिशनर। समझ में आया, because he is practicing as a chartered accountant and giving allied services to the clients rather than the auditor. क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज हो सकता है, छोटा मोटा एरिया चेक करना हो सकता है, कोई इंटरनल कंट्रोल का प्रोसेस चेक करना हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो टैली से साथ में माइग्रेट हो रहा है, तो उनका माइग्रेशन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ, ये चेक करके अपने को बताना है, दैट कैन आल्सो बी एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। करेक्ट है कि माइग्रेशन ऑफ द सिस्टम्स बराबर से कैरी आउट हुआ है कि नहीं, तो ये सब चीजें चेक करने का काम हम लोग एसआरएस के अंदर कर सकते हैं। अब ये ऑडिट नहीं है, मतलब यहाँ पे अपना रीजनेबल एश्योरेंस वाला पॉइंट नहीं आएगा, ऑडिटर के लेवल पे अपने को सैम्पलिंग वेरिफिकेशन वो लेवल का नहीं करना पड़ेगा, एसएस को कंप्लाई नहीं करना है, लगा तो रेफरेंस ले सकते, एसएस हमेशा ओपन है, आपको लगा तो आप रेफरेंस ले सकते हो, बट यहाँ पे अप्लाई एप्लीकेबल नहीं। समझ में आया। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स इसी के लिए नाम दिया हुआ है बिकॉज यहाँ पे जो भी करना है, जैसे भी करना है और कितना क्या करना है, ये सब आपके और आपके क्लाइंट के बीच में अग्री हो रहा है। तो यहाँ पे एंगेजमेंट लेटर फॉर्म्स अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, how it is to be done, and what is the scope within which it is to be. Clear with this? So this will be, अगर इसमें बोलो तो this is a tailor made assignment, बराबर है कि नहीं, जैसा चाहिए जो चाहिए अपन डिसाइड करेंगे।
समझा? छोटा सा एसआरएस है, ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, एक बार देख लेते हैं पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है। The objective of the agreed upon procedure engagement is for the auditor to carry out the procedure of an audit nature to which the auditor, an entity, and appropriate third parties have agreed and report on the factual findings. यहाँ पे हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि factual findings, factual findings के लिए मैंने बोला कि हम लोग ऑडिट करने नहीं, हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमने देखा, हमको ये मिला। आपने हमको बोला था सेल्स का इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए, हमने ये देखा यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे नहीं। हमारा ओपिनियन क्या है? इन आवर ओपिनियन ऐसा नहीं है, we have found that this exists. समझा? As the auditor simply provides a report on the factual findings of the agreed upon procedure, no assurance is provided by him in the report. Instead, users assess themselves कि based on the findings आप आपकी conclusion निकालिए। हमको ये मिला है, अब आप देख लो आपके हिसाब से वो चीज सही है या चीज गलत। Clear with this part? ठीक है? So the report is usually कौन सा assurance engagement किधर बोला? Standard on related engagements. SRS ना, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड एंगेजमेंट्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम लोग ओपिनियन नहीं दे रहे ना, हम सीधा बोले कि हमको ये फैक्चुअल फाइंडिंग, हमको ये मिला, जैसे सर्टिफिकेट में हम कैसे लिखते हैं कि हमको ये अंडरस्टूड वैसा। The report is usually restricted to those parties who have agreed upon to the procedures to be performed, since others are unaware of the reasons for the procedures and may misinterpret the result. Again, this is a special purpose assignment, जिसका है उसी को मिलेगा, बाकी लोगों को ये डेटा या ये रिपोर्ट नहीं। Clear is this? Audit versus agreed upon procedures. पहला, a key difference between the audit and agreed upon procedure is related to the assurance. Audit gives an opinion, whereas agreed upon procedures is based on factual findings. बराबर है कि नहीं है? In audit we give the opinion. In case of SRS we lead to the opinion. हम आपको facts दे, अब आप आपको opinion बताना, आपको रीड करके जो लग रहा है आप आपके हिसाब से opinion. So we are leading to you. समझ में आया? So, for example, an agreed upon procedure engagement to evaluate the validity of the accounts payable may state that comparing the name of the major suppliers and the amount outstanding as on the date and related names and amounts of the trial balance, कि हमने ये चीज किया. Obtaining supplier statement and confirmations for balances, comparison of such statement with the amounts in the trial balance. Further, actual findings like variation in the balances in the trial reflected in the trial balance and the statement confirmations are given. Actual findings are reported without providing an assurance. हमने देखा, we have checked total 200 suppliers who have been engaged with the company in the last 6 months, and we have noted that out of the 200 suppliers, 180 suppliers balances match with the external confirmations which we have got, whereas 20 suppliers confirmation do not match with the given reported financial statement numbers. Correct है कि नहीं है? We have obtained the results from the deviations, and we have noted that the management has sufficient appropriate reasons for 15 of those items, whereas for 5 items, there are 5 differences, 5 items. There is no reasonable reasons for the same for resulting differences. ऐसा करके हम लोग दे देंगे. अब उसके बाद वो मैनेजमेंट ने फ्रॉड क्या किया वो तुम देखो, हम नहीं बोल रहे कि मैनेजमेंट ने, हम बोल रहे हैं कि टोटल 180 मैच हो गया, 20 मैच नहीं हुआ, 15 का रीजन मिला, 5 का रीजन नहीं. आपको लग रहा है वो फ्रॉड, आपका डिसीजन लेके आए, हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो एनालाइज किया, हमने समझा. क्लियर है? सो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स अपने वही 5: इंटीग्रिटी, कोड ऑफ एथिक्स, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, टू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट, एंड ऐड हो गया टेक्निकल स्टैंडर्ड्स. ऑब्वियसली एसआरएस वगैरह कंप्लाई करना पड़ेगा ना अपने को, तो अपने स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करके चलना पड़ेगा. इंडिपेंडेंस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, हाउएवर terms of the engagement may require the auditor to comply with the independence. क्योंकि ये सारे ना assurance related ही है, इस fact finding. तो इधर आप related भी हो तो भी fact तो वही रहने वाला है ना. Audit होगा तो opinion आता है. Opinion can be changed based on independence. Opinion can be adjusted based on independence. But अगर मेरा opinion नहीं है, या सिर्फ facts है, facts will never change whether it is you or you or you or you. कोई भी होने दे, fact तो वही रहने वाला है. Obvious है, हम उसको रिपोर्ट करें नहीं करें वो एम्बिग्युइटी आता है, तो जितना इंडिपेंडेंस होता है उतना बेटर है. बट यहाँ पे इंडिपेंडेंस इज नॉट द रिक्वायर्ड फैक्टर. होगा तो वेरी गुड, इट इज अ वेरी गुड, नहीं है तो समझ में आया? क्लियर है? तो वही चीज बोला है, डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. यहाँ पे कुछ भी डिफाइंड नहीं है, डिफाइन करना पड़ेगा बाय सिटिंग ऑन द टेबल. समझ में आया? क्लियर है?
The auditor should ensure with the representatives of the entity ordinarily and other specified parties who will receive the copies of the factual findings that there is a clear understanding of the procedure and conditions of the engagement. क्या क्या देखना पड़ेगा? पहला, nature of the engagement and fact to be discovered. पहला. Second, stated purpose of the engagement, क्यों कर रहे हैं हम लोग. Third, identification of financial information for which the factual finding is to be done. Accounts payable करना है, sales करना है, creditors करना है, debtors करना है, जो भी है. Nature, timing and extent, scope प्लस कोई लिमिटेशंस अगर उन्होंने अपने असाइनमेंट के ऊपर डाल के रखा है तो वो लिमिटेशंस अपने को टेस्ट. समझ में आया? क्लियर है? अगर लिमिटेशन की वजह से फैक्ट्स फाइंड नहीं हो सकता है तो अपन बेटर है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे असाइनमेंट. करेक्ट है? Coming to the part, it is in the interest of both the client and the auditor that the auditor sends a new engagement letter for key terms of the appointment. Engagement letter confirms acceptance as well as avoiding misunderstanding regarding the matters. Because यहाँ पे स्कोप और ये सब चीजें टेलर मेड है तो बेटर है हर असाइनमेंट के लिए प्रॉपर नया एंगेजमेंट लेटर बनाओ और उसके अंदर लिख के दो कि क्या है और क्या नहीं. Clear with this part? Matters that would include in the engagement letter include a listing procedure to be performed कि क्या क्या करने का है, एंड अ स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट कि भाई रिपोर्ट किस किस को जाएगा और किस किस को नहीं जाएगा. वही अपना एंड यूज वाला कि भाई तुम इतने ही लोगों को दोगे, बाकी लोगों को नहीं दोगे. अगर दोगे तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. क्लियर विद दिस पार्ट? पहला, प्लानिंग करना पड़ेगा सो दैट अपना काम बराबर टाइम पे खत्म हो. प्रोसीजर्स, कैरी आउट द फैक्चुअल फाइंडिंग प्रोसेस. इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? इंक्वायरी हो सकता है, फैक्ट निकालना है ना, इंक्वायरी कर सकते हैं. रिकम्प्यूटेशन, कंपैरिजन, क्लरिकल एक्यूरेसी चेक, प्लस माइनस मतलब जो भी है बेसिक चेक्स कर सकते हो. ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो. कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो पार्ट है वो प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हो. नथिंग बट एविडेंस तो गैदर करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे भी. तो अपना ऐसे 500 का रेलेवेंट रेफरेंस ले सकते हो. एक्सटर्नल कंफर्मेशन ड्राफ्ट करो, 505 का रेफरेंस लो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम. एसएस का हेल्प लो. समझा? दे आर नॉट एप्लीकेबल, दे आर नॉट बाउंड बाय देम बट यू कैन टेक देम. क्लियर? ठीक है. रिपोर्टिंग, रिपोर्ट कैसा होगा? फैक्चुअल फाइंडिंग है ना, हमको ये मिला, हमको वो मिला, सिंपल. क्या क्या आएगा रिपोर्ट के अंदर? टाइटल आ जाएगा. बोला कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर का टाइटल चाहिए. इंडिपेंडेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो टाइटल पे लिखने की जरूरत नहीं. क्लियर विद दिस पार्ट? एड्रेसी कौन है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू विच द प्रोसीजर हैव बीन अप्लाइड. we are here to perform the agreed upon procedures with respect to the trade receivables to check whether the same have been recorded properly, presented properly and the amounts which are reflected in the trade receivables are correct or not. ऐसा करके अपना जो agreed procedure है उसको आइडेंटिफाई कर दो. स्टेटमेंट कि हम लोगों ने एग्रीड जैसा प्रोसेस जो अप्लाई किया है वो रेसिपिएंट के साथ अग्री करके किया हुआ है. स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस. एसआरएस के हिसाब से कर रहे हैं ना हम लोग. तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसएस, तो वैसा अग्रीड अपॉन प्रोसीजर वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस 4400. ऐसा अपने को देना पड़ेगा अपने रिपोर्ट के अंदर. आइडेंटिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ व्हिच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर इज डन. लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड. डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट फाइंडिंग्स कि भाई क्या क्या फैक्ट फाइंडिंग्स था अपना. व्हाट वी से. स्टेटमेंट कि हम कोई भी अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट है ना, यूजर्स को मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, तो पहले बता दो कि हम कोई अश्योरेंस यहाँ पे दे नहीं रहे हैं. स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड द एडिशनल प्रोसीजर्स एंड ऑडिट और रिव्यू और अदर मैटर्स माइट हैव कम टू द लाइट दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड. अगर कुछ आता था तो हम रिपोर्ट करते थे. A statement that the report is restricted to those parties that have agreed upon the procedures to be performed. Clear with this part? Next, a statement that the report relates only to the elements of the accounts, items or financial and non-financial information. It does not extend to whole financial statement. हमको जितना बोला हमारा स्कोप था हमने उतना ही ऑडिट किया हुआ है, बाकी का हमने ऑडिट नहीं किया हुआ है. डेट ऑफ द रिपोर्ट, प्लेस ऑफ द रिपोर्ट, सिग्नेचर. समझ में आया? बेसिक चीजें. डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली करके रखना पड़ेगा कि भाई डेटा क्या चेक किया, कैसे चेक किया, कितना चेक. समझा? क्लियर है? खत्म. इतना ही. हाँ, किसने बोला? क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा, लेक्चर खत्म हो गया. एक बार देख लो यहाँ तक का. ठीक है, एसआरएस खत्म हुआ बाबा. सॉरी, एसआरएस 4400 खत्म हुआ. ठीक है, एक बार चेक करें. किसी को भी छुट्टी नहीं है, सबका ऑफिस है. वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है. उनका क्या है? जाने का. हाँ नहीं, मुझे वर्क फ्रॉम होम बोला है. वर्क फ्रॉम होम बोला है. हमारा आज छुट्टी दिया, सैटरडे को छुट्टी वर्किंग दिया. जाना है, जाना है. हाफ डे ना तेरा, तो ऐसे से क्या कर रहा है? हाफ डे. तू तो आखिरी से ले रहा है. 2 घंटे का कंसेशन दिया है आज. हाँ, हमारे भी ऑफिस में जो जा रहे हैं आया कि सबका नंबर आया क्या? आधार कार्ड प्रॉपर, वोटिंग आईडी बराबर आया सब जगह पे.
पता है मैंने चेक किया, हाँ मैंने चेक किया। मेरा वोटिंग का जगह अलग है और एड्रेस अलग। हाँ मेरा इधर है, ये सापरडे करके गाँव है ना, वहाँ पर। हाँ 1 घंटा लगता है जाने के लिए, 1 घंटा लगता है जाने के लिए। देखते हैं। अभी यहाँ के इवन इट इज विधानसभा के इलेक्शन, तो इट इज ओके बिकॉज कैंडिडेट्स आर द सेम, तो यू कैन गो एनीवेयर एंड वोट। अब वहां जाके वोट करेंगे तो वहां के कैंडिडेट्स विल बी डिफरेंट, एंड अपना जो एरिया है यहाँ का कैंडिडेट्स डिफरेंट है ना। कौन सा? तो पैनल 4 हो गया ना आप, तो पैनल होगा तो भी पैनल इज बेस्ड ऑन दैट बेसिस ओनली ना, वहाँ का पैनल अलग है। आप तो वही, हाँ तो वही तो प्रॉब्लम है ना लाइफ में, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ जी, वही तो प्रॉब्लम है कि वोटिंग आईडी पे एड्रेस अलग है और पोलिंग बूथ अलग। दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स सो दैट शाम को 5 बजे तक अगर कोई आया नहीं वोट करने तो दे विल बी एबल टू कास्ट ये वाला फेक। ऐसा होता है। सनी सर का नाम तो है ही, उनका नाम भी काटना दुश्मन है ना बीजेपी, उनका नाम भी काट दिया। रीअप्लाई किया था तो उन्होंने ये भी कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, रिजेक्ट कर दिया विदाउट एनी रीजन। एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बोल रहे हैं पहले से आपने अरे एंड 26 है, ऑफ 8 आउट ऑफ 20। मैम ने एंड किया है 4410 से बिगिन। इसमें आधा ही देंगे, 4.16 है। फिर ये 7:30 तो किसी और को सजेस्ट करो तेरे फॉर्म में आने के लिए। जिसको जिसका जो कल्याण करना है करे, मेरे को नहीं पता। लास्ट पास देख मैं सिर्फ बोल क्या, मैं एक चीज का पार्ट हूँ, लेकिन मैं होल उसको नहीं बोल सकती ना कि पूरा ही चीज खराब है, पूरा ही चीज अच्छा है। इसके लिए अब मैं वो क्योंकि वो एक पास person है, Like 7:50 तक तो ट्रेन नहीं ऐसे नहीं यार, 8 बजे के बाद 8 बजे आती है, 8 बजे के बाद जब वो मुझे पूछे आर्टिकल्स वगैरह का है तो वो बाकी के टीम का नहीं बोल सकती यूनिट्स वगैरह का, बट उनकी वो डिपेंड करता है मतलब वो बिलोंग करते हैं। हाँ वो 40 मिनट बेसिकली क्या है, यूनिट रियल और एक से यूनिट के अंदर बहुत सारे टीम्स, तो बेसिकली हर टीम एक पार्ट और हर एक जिसको पता नहीं है उसको लगता है कि यूनिट्स लगे या फिर यूनिट थी मतलब उनकी स्पेसिफिक ऐसा उनको लगता है। हाँ मेरे को वैसे ही लगता है, बस ऐसा है कि मर्जर हुआ था तो ए कंपनी और बी कंपनी को यूनिट करना ऐसा होगा। क्योंकि जो आप 4 की फ्लोर है मैं उसको मेरा पासवर्ड है बिकॉज़ ये ऐसे एमएस दो लिमिट नहीं है कि खराब हो गया तो ऑफिस में हाँ थोड़ा मैंने को बोल सकते हैं देखने का दिखा सकता है, मैं बोल रहा हूँ एटलास सब अपना फायदा देख तेरी फॉर्म से काफी डायरेक्टली मेरा ये फायदा है इसके लिए मैं सोच रहा हूँ हमारे फॉर्म इनडायरेक्टली एवरेज चलेगा तो जैसे इसको एक टाइम होगा ना बस लिमिट है सर, कोई नहीं रहेगा। अगर पार्टनर बोल रहे हैं आज खत्म करके जाओ, ऑफिस बोल भी रुकेगा, वो टीम भी रुकेगी, 2 बजे टीम रहेगा कि बोलते हैं ना खाना दे देंगे और क्या कि आप ये सबमिट करो और वो हमेशा छुट्टी पे देंगे। CST से गए कैसे करेगा इंसान और मेरे इनको को की कर बैठे काम करते हो बेसिकली अभी तो कौन सा काम कि ये दो डॉक्यूमेंट है जाओ रखी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर दो छुट्टी के दिन बोल काम लोकेशन पे हाँ आज भी कहाँ पे लोकेशन
BTC मेरे को डेलीब्रेट का क्वेश्चन में लगता है नहीं तो आज दिन क्या हुआ वो बोल रहा कि जो मेरी सीनियर है वो बोले मैं बाकी का सब करवा दूंगी मैं तेरी हेड लूंगी इलेक्शन फाइनल कर लेते हैं क्या कर बैठ कर ये हेड ऐड डाल सबके ऊपर सबको मर्ज कर हेड ऐड डाल सबको रिलेट करके हाँ मुझे तो सीधा सीधा मेरे को बोल रहे तू आगे का है तेरे को काम करना है मेरे को इतना ऐसा सबके सामने वो ऐसा बोल तो मैं क्या सबका काम करने बैठा मेरे को भी बोलना है मेरे को ऐसे बोला तो मैंने क्लियरली बोला तेरे को बोल रही हूँ मैं लास्ट वीक लोखंडवाला फोर्ट मलाड और वाशी और घाटकोट सब जगह घूम के आए हर दिन अलग अलग मैंने उसको बोल दिया कि भाई इट्स कॉस्टिंग ऑन माय हेड मैं नहीं करूंगा मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड बोलती हूँ उसको हाँ साक्षी को तो बोलते हैं कि डायरेक्ट समझा से बात सर्टिफिकेट देता है ना तो ऑडिट का ऐसे ऐसे तो मुझे पानी ऑफिस से डायरेक्ट वैसा बोली तो मुझे वापस से वाशी भेज रही है मैंने ये तो अभी ऐसे सेंड कर वो तो मैंने नेक्स्ट सेंड में बोलूंगी कि मैं को कैसे करना है वो बोलती कि दूसरा एक बंदा था कलवा में शी लाइक यार वो तो कॉन्करेंटली वो बंदा वाशी जाता था बॉडी करेगा वगैरह हो गया बोल कुछ ऐसा नॉन कंप्लायंस मिला कोई स्टार्ट हो गया फॉर एग्जांपल कोई एमसी का फॉर्म नहीं भर रहे अब प्रीलिमिनरी हम लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं तो सपोज ये देखते प्रीवियस ईयर का फॉर एग्जांपल 24-25 का है कोई एमसी का फॉर्म नहीं भरा या फिर टीडीएस को रिजेक्ट नहीं किया गया इस करंट ईयर में कैसे कोई नॉन कंप्लायंस तो ऑडिट रिपोर्ट में आता है डिपेंड्स ऑन मटेरियलिटी एखादा टीडीएस रिपोर्ट वगैरह नहीं भरा है तो दैट इज नॉट मटेरियल तेरे फाइनेंशियल एक मदद नहीं स्टेटमेंट्स भरा तो वो तो सैंपल भी नहीं आता सैंपल या मतलब बराबर मैं बोलूं कि अभी जब तूने टीडीएस का स्टेटमेंट सही भरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से वो अफेक्ट करेगा नॉट इन ये भी है पेनल्टी के फॉर्मेट में पेनल्टी के फॉर्मेट अगर पेनल्टी का अमाउंट इतना ज्यादा अगर पेनल्टी का अमाउंट मैनेजमेंट ने प्रॉपरली कैलकुलेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया तो भले वो नॉन कंप्लायंस करे बट तुझे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए बराबर अगर वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ इट इज अबाउट मटेरियलिटी इट कैन लीड टू अ क्वालिफाइड ओपिनियन अगर गया तो इट कैन लीड टू क्वालिफाइड ओपिनियन बट इट विल नॉट लीड टू एडवर्स और डिस्क्लेमर क्योंकि परवेसिवनेस नहीं करेक्ट है अब ये जगह पे तू बोलेगा फिर मैं रिपोर्टिंग किधर करेगा तो तेरे पास कारों में क्लॉसेस है तो वहां पे रिपोर्ट कर कि कंपनी नहीं कर रहा है अपना कंप्लायंसेस वो सब चीजें तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मटेरियलिटी मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट टू डिसाइड कि कितना करना है क्या करना है मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑन द टेबल पैसा अंडर द टेबल फिर टैक्स ऑडिट में डिफरेंस होता है वो टैक्स ऑडिट में होगा ना टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट्स अलग है तो फिर वो क्लॉज के अंदर तो इतना होगा ही मतलब अब जनरली जो स्टार्ट करते हैं उनके पास टैक्स ऑडिट आते हैं जनरली डिपेंड्स ऑन केस टू केस सेम प्रेफर करते हैं हाँ तो उधर तेरा डिसला हो जाएगा फाइनेंस स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट आर डिफरेंट तो इधर का मेथोडोलॉजी अलग रहेगा इधर इधर तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट देगा इधर तू टैक्स का रिक्वायरमेंट तो टैक्स का रिक्वायरमेंट टैक्स के हिसाब से देखेगा वहां पे डिसअलाउ होगा तो तू वो क्लॉज में रिपोर्ट करेगा जब आईटीआर फाइल करेगा तो इतना अमाउंट डिसअलाउ करना पड़ेगा सिंपल तो तेरे ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टैक्स ऑडिट के लिए अपन जो पीजीपी का सॉल्विंग करते हैं वो अलग ही होता है ना उधर इसी के लिए तो अपन एड लेस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जहाँ पे अपन एडिशन और वटी से लेस करते हैं जहाँ पे अपने को लगता है कि वो चीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही मैम सर सपोज ऐसा नॉन कंप्लायंस है इफ भी कर पॉलिसी तो स्टार्टिंग मतलब परवेज कैसे होगा पूरे फाइनेंशियल कोई ऐसा नॉन कंप्लायंस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स परफेक्ट है बराबर है तो बट एएफआरएस के सबसे बनाया तो फिर वो जो लाइन आता है हमारा the financial statement has been prepared and represent a fair and true AFRF contains AS and index AS and index respectively से कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डेटा होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए correct होना चाहिए मैचिंग प्रिंसिपल है तेरा ये सारा प्रिंसिपल्स है अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो हाउ डू यू इफ देयर इज अ मैटर व्हिच इज नॉट डन इन अ प्रॉपर मैनर तो हाउ डू यू से दैट मैटर इज नॉन कंप्लायंस और मैम मैचिंग से क्या है नॉन कंप्लायंस मैंने पेमेंट नहीं किया बट रिकॉर्ड तो किया ना उसमें तो फिर फर्क नहीं पड़ता ना तो तेरा तेरा तो मेरे लिए परवेसिव कैसे है हाउ इट इज परवेसिव विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट पीएनएल कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग
मेरा पॉइंट तो उधर ही आ रहा था ना। थोड़ी देर पहले भी तो मैंने देखो पहले क्या बोला, अगर उसने पेनल्टी वेनल्टी सब बराबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करा दिए तो परवेसिवनेस ही नहीं आता है, और मॉडिफाइड ओपिनियन भी नहीं आता है, अनमॉडिफाइड आएगा। मैनेजमेंट नॉन कंप्लायंस कर रही है, ये तुम रिफ्लेक्ट करोगे, ये तुम बताओगे, वो तो ऑब्वियस है, बट दैट इज अ वे ऑफ टेलिंग कि भाई नॉन कंप्लायंस कर। अब उससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा तो तू गोइंग कंसर्न के पैरा में डाल सकता है, अनसर्टेनिटी ऑन गोइंग कंसर्न, जहां पे तुझे लग रहा है आगे कंपनी बंद कर, वो वहां पे जा सकता है, या वो तेरे कारों के पॉइंट्स में आ सकता है। बट अगर मैनेजमेंट सारा चीजें बराबर से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इन दैट केस स्टैट्यूटरी ऑडिट के पर्सपेक्टिव से कहां पे क्वेश्चन मार्क। और तुझे रिपोर्ट करना है तो ईओएम पैरा में डाल, दैट मैटर विल नॉट अफेक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो तेरा मॉडिफाई ओपिनियन नॉन मॉडिफाइड है, तो ईओएम अदर मैटर पैरा में डाल। देखो यूजर्स को बताना ही है ना कि गलत है, तू बता ना, तेरे पास रास्ते है, रास्ते नहीं है ऐसे थोड़ी है। समझा, मैटर्स अपने पास बहुत सारा है देने के लिए, इधर देना है क्या देना है वो इम्पोर्टेंट। Just because a company is doing non-compliance, that means you will give an what we say modified opinion is not correct ना? That depends कि अभी जैसे कंपनी का गोइंग कंसर्न नहीं है तो तुम मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, ऐसे थोड़ी है। कंपनी का गोइंग कंसर्न नहीं है, कंपनी ने प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सब एनआरबी पे लेके आ गए, तो तुम कौन सा ओपिनियन दोगे? अनमॉडिफाइड। क्योंकि कंपनी has accepted that fact and reported that way ना, तो आप कौन होते हो फिर क्वेश्चन? If something is wrong, that means it will lead to that will lead to a modified opinion. That is not the case. Something is wrong and it is not correctly reflected in the financial statement will lead to a modified. समझा क्या? चलो ये वाला खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर करें। जाओ वोटिंग के लाइन में, चलो तू पहले पापा को पूछ कहाँ है और फिर जा। नेक्स्ट अभी तुम्हारा सैटरडे को एएफएम है, जिन जिन का है, 28 का नहीं है। फ्राइडे को पेपर है ना, ये फ्राइडे को